वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और एक बार ऑडियो विजुअल्स कंफर्म कर दीजिए दोस्तों। जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए दोस्तों। फटाफट से मुझे बताइए। अ बार कनेक्टिंग द मेनलैंड विद द आइलैंड इज कॉल्ड एज। वह बार जो द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है कहलाता है। बताइए फटाफट से। यस, गुड इवनिंग आरती सैनी जी, वेरी गुड इवनिंग। मनीषा मीना जी, हेलो। फटाफट से अब बताइए, आंसर बताइएगा फटाफट से। बैरियर्स, तंबोलो, स्पिट या फिर कॉन्टिनेंटल रिज। बैरियर्स, तंबोलो, स्पिट या फिर कॉन्टिनेंटल रिज। वेरी गुड। जुल्फिकार ने आंसर दिया है 1 का बी, अभिषेक ने दिया है डी, हामिद ने दिया है बी एंड तंबोलो इज द राइट आंसर। तंबोलो, तंबोलो जो होता है वो आपका क्या करता है, मेन लैंड को, मुख्य लैंड को आपके आइलैंड से जोड़ता है। इसका डायग्राम देखेंगे और उसके बाद कभी आप गलत नहीं करेंगे। ध्यान से देखिएगा डायग्राम को। डायग्राम देखिए, ये आपका क्या है, आइलैंड है। दिस इज योर आइलैंड एंड दिस इज योर मेन लैंड। दिस इज योर मेन लैंड। और आप देखिए यहाँ पर एक जो बन रहा है स्ट्रक्चर जो इसको कनेक्ट कर रहा है, दैट इज तंबोलो। ये आपके सी वर्क से बनता है, वेव्स के वर्क से बनता है, राइट? तो दैट इज देयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू टाइड्स। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू टाइड्स इज 12 आवर्स, 12 आवर्स 26 मिनट, 12 आवर्स 56 मिनट्स या फिर 12 आवर्स 24 मिनट्स। वेरी गुड इवनिंग रूबी। फटाफट से बताइए, दो ज्वारों के बीच समय का अंतर है 12 घंटे, 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 56 मिनट या फिर 12 घंटे 24 मिनट। तो यहां पर सभी लोगों ने आंसर दे दिया। 2 का बी, आरती सैनी ने सबसे पहले दिया है बी, 12 आवर्स एंड 26 मिनट। वेरी गुड। जुल्फिकार ने तो एकदम प्रिसाइसली बता दिया कि 12 आवर और 26 मिनट। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, हमने पढ़ा है ओशनोग्राफिक में, एट ईच प्लेस एवरी डे टाइड जो है वो आफ्टर 12 आवर्स एंड 26 मिनट्स जो है ऑकर होती है। ठीक है, और यहां पर आफ्टर द टाइड एब ऑकर होती है आपके आफ्टर 6 आवर्स और 30 मिनट्स में एक एब आती है ना? चलिए, देन उसके बाद में आप देखिए सर्जेस की बात करते हैं। सर्जेस आर डेवलप्ड इन द ओशंस ड्यू टू। समुद्रों में लहरें किन कारणों से विकसित होते हैं? मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट, साइक्लोनिक इफेक्ट, वॉल्केनिक इफेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये आपका जो है, आप देखिए सर्जेस जो होती है ना, सर्जेस जो होती हैं ये आपकी सी वेव्स होती हैं, राइट? मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट जो है दैट इज द राइट आंसर। आपके जो सर्जेस होती हैं वो मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट से होती हैं, सी वेव से होती हैं। ठीक है, दीज आर कॉज्ड बाय सी वेव्स। आपके साइक्लोनिक इफेक्ट से नहीं होती हैं, आपके वॉल्केनिक इफेक्ट से नहीं होती हैं। ठीक है, ये आप देखिए कि सर्जेस कैन बी डेवलप्ड ड्यू टू व्हाट, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज से, विंड के साथ में आपकी सर्जेस जो हैं डेवलप होंगी। ठीक है, जब आपका एक लो प्रेशर सिस्टम जो है वो मूव करेगा ओवर द ओशन जो है, तो सी लेवल क्या होगा, आपका राइज होगा, और सी लेवल राइज होने की वजह से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लोअर हो जाएगा और आपका जो है ओशन के अंदर में एक बल्ज क्रिएट होगा। जो बल्ज क्रिएट होगा उसी को हम मेट्रोलॉजिकल स्टॉर्म सर्ज भी बोलते हैं। इसी को हम जो है मेट्रोलॉजिकल स्टॉर्म सर्ज भी बोलते हैं। सी नहीं होगा, वॉल्केनिक नहीं होगा, वॉल्केनिक की वजह से नहीं होगा, सर्ज नहीं होगी। स्पेसिफिकली सर्ज का जो मेन कारण है दैट इज योर मेट्रोलॉजिकल सर्ज इटसेल्फ। ठीक है, एचपीएससी 2019 की बात करते हैं क्वेश्चंस। यहां देखें कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजनिंग। असर्शन क्या है? द ईस्टर्न साइड्स ऑफ द ओशन आर ऑलवेज वार्मर देन द वेस्टर्न मार्जिन्स। अल नीनो वार्म करंट फ्लोज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ अटलांटिक ओशन। सागरों के पूर्वी भाग उनकी पश्चिमी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं।
और एल नीनो की गर्म धारा अंध महासागर के पूर्वी भाग में बहती है। सर्ज एक मतलब देखिए साइक्लोन जो होता है दैट इज लोकल, दैट इज अ लोकल फिनोमेना एंड सर्जेस आर फ्रीक्वेंट वन। बताइए, महासागरों के पूर्वी भाग उनकी पश्चिमी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं। एल नीनो की गर्म धारा अंध महासागर के पूर्वी भाग में बहती है। क्या गड़बड़ है इसमें? 4 का आंसर हामिद ने सी बताया है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। जुल्फिकार ने बी बता दिया है और अभिषेक मिश्रा ने भी सी बताया है। नाउ द आंसर शुड बी सी। यहां देखिए, एल नीनो वार्म करंट फ्लोज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ अटलांटिक। कहां भाई, कहां अटलांटिक है यार? जुल्फिकार थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, यहां पर ध्यान से पढ़िए। अटलांटिक ओशन है, अंध महासागर। पैसिफिक ओशन होगा वो, क्या होगा इसकी जगह? इट वुड बी योर पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशन में फ्लो करेगी। ये अगर गलत हो गया तो भैया ये तो सीधा ही आंसर है। जब एक गलत हो जाता है तो अपना आंसर तो ए इज राइट एंड आर जो है वो फॉल्स हो गया। यहां से आप देखो, ये आपका पैसिफिक ओशन है और पैसिफिक ओशन में आप देखो कि यहां पर नॉर्मल सिचुएशन के अंदर में आपके यहां जो फ्लो करती है वो पेरू करंट होती है, पेरू करंट विच इज द कोल्ड करंट। और आप देखिए जब एल नीनो, ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, यहां हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां लो प्रेशर है, वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कब होगा? जब आपकी एल नीनो आएगी। एल नीनो क्या है? एक वार्म करंट है। एल नीनो इज अ वार्म करंट, वो आपके साउथ अमेरिका के कोस्ट के ऊपर आती है, ठीक है। तब यहां पर क्या होता है, ये ऑन शोर होती है, दिस इज ऑन शोर, एयर द विंड्स आर ऑन शोर, यहां खूब सारी बारिश करेगी, ठीक है। दैट इज द की पॉइंट टू लुक फॉर। चलिए नेक्स्ट देखिए, द ओशनिक रिज लोकेटेड इन द साउदर्न अटलांटिक। अब ये ऐसा क्वेश्चन आपके नेट में भी आया था भैया, ये नेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था और असिस्टेंट प्रोफेसर में फिक्स है कि आएगा, फिक्स है कि ये आएगा ही आएगा। सेशन के लिंक को थोड़ा सा शेयर करें। दक्षिण अंध महासागर में स्थित महासागरीय कंटक क्या है? टेलीग्राफ प्लेटू, वेल्विस रिज, वेल्विस थॉम्सन रिज या फिर डॉल्फिन रेंज? बताएं, सही आंसर बताएं। 5 का डी जुल्फिकार ने बताया है, ओशनिक साउदर्न अटलांटिक ओशन के अंदर में। हाँ, अभिषेक मिश्रा जी ने टेलीग्राफ प्लेटू बता दिया है। टेलीग्राफ तो अभिषेक नॉर्थ में है भैया, नॉर्थ में है, नॉर्थ में है। डॉल्फिन नॉर्थ में है, चैलेंजर साउथ में है। यहां सब लोग गड़बड़ कर गए, सब लोग गड़बड़ कर गए यार, पढ़ाया हुआ है तब भी कंफ्यूज हो जाते हो। वेल्विस रिज बाकी सब नॉर्थ में है, बाकी सब नॉर्थ में है, क्या करते हो यार? यहां पर बाकी सब नॉर्थ में है, टेलीग्राफ आपके नॉर्थ में है, वेल्विस थॉम्सन नॉर्थ में है, डॉल्फिन रेंज आपकी नॉर्थ में है। ये देखो, याद करने का सही तरीका बताता हूं, भूलना मत। अब एक तो टेलीग्राफ, टेलीग्राफ आपका नॉर्थ में है, इस टेलीग्राफ के एकदम साइड में आपकी वेल्विस राइज आ गई, वेल्विस रिज, वेल्विस थॉम्सन रिज, ठीक है, सॉरी वेविल रिज, ठीक है, वेल्विस नहीं वेविल रिज आ गई, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये है आपका डॉल्फिन, दिस इज डीसी। आप इस तरीके से याद करो, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। देयर इज अ डीसी करंट, देयर इज अ डीसी करंट, डी नॉर्थ में डॉल्फिन, सी से चैलेंजर, राइट। तो ये आपका आ गया। और यहां आप देखेंगे कि आपका वेल्विस जो है वो कहां है? साउथ में। वहां क्या पूछा था? साउथ में। तो क्या होगा? वेल्विस, वेल्विस वुड बी द राइट आंसर, ठीक। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ द अर्थ्स रिवोल्यूशन स्पीड इज डबल्ड, मून्स रोटेशन स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय हाफ, देन द डायरनल टाइड एट अ प्लेस वुड बी। यदि पृथ्वी की परिक्रमा गति को दोगुना
एवं चंद्रमा की परिक्रमा गति को घटाकर आधा कर दिया जाए तो किस स्थान पर दैनिक ज्वार कितने समय बाद आएगा? किसी स्थान पर बताइए। 24 घंटे 52 मिनट, 24 घंटे 44 मिनट, 24 घंटे 26 मिनट या फिर 24 घंटे 13 मिनट। अभी हमने एक प्रश्न किया था, एक ज्वार के आने की दैनिक जो है क्रिया के अंदर में कितना डिफरेंस होता है ना, बिटवीन टू हाई टाइड्स। दैट वाज 12 hours and 26 minutes. नाउ सी इन अ डे कितना डिले आता है? इन अ डे कितना डिले आता है टाइड्स के अंदर में? इन अ डे कितना डिले आता है? 52 मिनट्स का डिले आता है। 52 मिनट्स का डिले आता है। अब यहां पर एक सिचुएशन दी हुई है, सिचुएशन ये दी हुई है कि अर्थ का रेवोल्यूशन स्पीड डबल, रेवोल्यूशन से टाइड्स पे कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई इफेक्ट नहीं है। और मून की रोटेशनल स्पीड अगर डिक्रीज कर दी जाए, मून की रोटेशनल स्पीड से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज वाई द आंसर वुड बी 24 hours and 52 minutes। 24 hours and 52 minutes। ठीक है, ये देखिए यहां पर हमने पढ़ा कि व्हेन टाइड सेंटर कंप्लीट्स वन राउंड द मून्स पोजीशन इज अहेड ऑफ द टाइड सेंटर। बाय दैट टाइम मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इटसेल्फ। और टाइम जो है, टाइड को टाइम जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 52 मिनट्स का लगता है। उस सेम पोजीशन में मून पे के आना है तो पर्टिकुलर टाइड सेंटर जो है वो आपका कितना डिले आएगा? 24 hours and 52 minutes का डिले आएगा। ठीक है, तो दैट इज देयर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखें। अकॉर्डिंग टू विलियम वेवेल द सेकेंडरी वेव्स प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ। विलियम वेवेल के अनुसार गौण तरंग दिशा में आगे बढ़ती हैं। बताइए, विलियम वेवेल के अनुसार ये वेव्स जो हैं आगे बढ़ती हैं, फटाफट से बताइए किस दिशा में? ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ और वेस्ट टू ईस्ट। फटाफट से बताएं क्या होगा इसका उत्तर। न्यू क्वेश्चन, हामिद नहीं पता, चलो साउथ टू नॉर्थ, सी वुड बी द राइट आंसर। साउथ टू नॉर्थ है ना, नॉर्थवर्ड जो है मूव करता है। नॉर्थवर्ड का मतलब क्या हुआ? नॉर्थवर्ड्स मूव करती हैं, ये आपने बुक में पढ़ा होगा, नॉर्थवर्ड्स मूव करती हैं। नॉर्थवर्ड यानी कि साउथ टू नॉर्थ। देखिए आपके दो तरीके की जो है वेव्स हैं इसके अंदर में, विलियम वेवेल बोलता है। एक तो आपकी कौन सी है? प्राइमरी वेव। एक आपकी कौन सी है? प्राइमरी वेव्स, ठीक है। और दूसरी कौन सी है आपकी? सेकेंडरी वेव्स। अब देखिए जो आपकी प्राइमरी वेव है वो आपकी मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है प्राइमरी वेव्स। वेराज आपकी जो सेकेंडरी वेव्स हैं दे आर फोर्स्ड, और जब वो ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, कॉन्टिनेंट से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, तो वो क्या है? वो आपके जो है रिफ्लेक्ट होकर के नॉर्थवर्ड साइड में जाती है, राइट। और नॉर्थवर्ड साइड में जाती कैसे है? आपके साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड यस डेफिनेटली दिस इज अ न्यू क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखें। गिवन बिलो एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। द कोरल रीफ्स आर प्राइमरली फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द ओशियंस इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड द टेम्परेचर रेंज जो है वो 18 से 30 है, इज अ फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स। वेरी गुड इवनिंग सुष्मिता मौर्य जी। अब आप देखिए टेम्परेचर रेंज जो है वो 18 से 30 डिग्री के बीच में है, ठीक है भाई। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियां जो है वो आपके प्राइमरीली क्या है? ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ओशियंस के अंदर होगी क्या? आप खुद बताइए। ये एक ओशियनिक पार्ट है, जो आपका ईस्टर्न पार्ट है। यहां पर तो आपका कोल्ड वेव होती है, वेस्टर्न जो पार्ट होगा, ठीक है। एक ओशन का अगर मैं बात करूं, यहां कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट के जो ये ओशन का ईस्टर्न पार्ट होगा, यहां तो आपकी कोल्ड वेव होगी और यहां पर आपकी कौन सी होगी? वार्म करंट होगी। तो
एक एवरेज टेम्परेचर आप देखो कितना चाहिए, 18 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। कोल्ड कंडीशंस में ये थ्राइव नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो फाउंड जो है आपके ईस्टर्न पार्ट में फाउंड नहीं होगी ये ओशियन के वेस्टर्न पार्ट में, ओशियन के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में फाउंड होगी, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपका रीजन करेक्ट है, 18 से 30 डिग्री, वेरी मच करेक्ट, इट इज ट्रू। आर स्टेटमेंट डेफिनेटली, आर स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप देखो टेम्परेचर रेंज जो है इसको 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच की रेंज ही चाहिए होती है, एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज नहीं, इट इज अ रेंज, इट इज टेलिंग अ रेंज, राइट। तो रेंज इज करेक्ट। यहां पर आपका कोरल रीफ्स आर प्राइमरी फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द ओशियंस, ओशियंस के, ये आपका ओशन हो गया, ये आपका ओशन हो गया, इसका ईस्टर्न पार्ट क्या हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब आप खुद इमेजिन करिए, आपकी कोरल रीफ्स कहां पर है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार कोरल रीफ है कि नहीं है। आपका जो ये आप देखिए कि द ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर लोकेटेड है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। ऑस्ट्रेलिया के किस रीजन के अंदर में आपकी ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है बताइए। पैसिफिक ओशन ये है, इसका वेस्टर्न पार्ट है ये आपका वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न साइड ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ है, वो कॉन्टिनेंट का है, यहां ओशियन की बात की जा रही है, यहां बात ओशियन की जा रही है, इसीलिए समझ रहे हैं आप, उसको थोड़ा सा समझिए। पॉइंट इज कि ओशियन का आपका ईस्टर्न पार्ट होगा नहीं होगा, वेस्टर्न पार्ट होगा, और कॉन्टिनेंट का आपका जो है ईस्टर्न पार्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं गोयट, बहुत इजी है। गायट जो है, गोयट जो है वो क्या होता है, अ फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, अ वॉल्केनिक आइलैंड, टेरेंस्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, या फिर राउंडेड कोरल आइलैंड। बताइए आप सविंदर सिंह में देखेंगे तो मेरी ख्याल से इट वुड बी इन द रेंज ऑफ 20 डिग्री से 30 डिग्री लिखा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्टिल आई विल कोट द सविंदर सिंह एज वेल, ठीक है। चलिए इसका देखें आगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो गोयट क्या है ये तो आप लोगों को पता ही है, बिल्कुल एवरीवन इज राइट इन दिस, कि आपका फ्लैट टॉप्ड जो है सी माउंट है, दैट इज समतल शिखर अंतः सागरीय पर्वत जो है, दैट इज योर गोयट, है ना। और अगर वो माउंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी माउंट बोलेंगे। सी माउंट जो होगा दैट वुड बी सॉर्ट ऑफ माउंटेन, और अगर ये प्लेटू टाइप में है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ प्लेटू इटसेल्फ, तब इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर के अंडर में है तो गोयट बोलेंगे। चलिए, करंट्स फ्लोइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स आर नोन एज, बताएं। प्रचलित पवनों के प्रभाव में प्रवाहित महासागरीय धाराएं कहलाती है करंट, वेव्स, स्ट्रीम्स, ड्रिफ्ट, करंट, वेव, स्ट्रीम्स या फिर ड्रिफ्ट। यू आर 100% कंफर्म, I'll check। अभी तो मेरी रीच से बाहर है बुक, अदरवाइज आई वुड हैव कंफर्म्ड इट, है ना। ऑफलाइन सेंटर का थोड़ा सा नुकसान है भाई, घर से क्लासेस लेते थे तो सारी किताबें सामने ही होती थी, फटाक से निकाला और बच्चे को बता दिया। और ऑफलाइन सेंटर में थोड़ा सा क्या है, डिसएडवांटेज में होते हैं कि बुक्स आर इन द शेल्फ्स विच आर बियॉन्ड माई रीच। इसका हाँ, प्रिवेलिंग विंड के अंदर में भाई, प्रिवेलिंग विंड के अंदर में ना, चलो एक नाम लिखता हूं मैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। प्रिवेलिंग विंड कौन सी है इसमें, प्रिवेलिंग विंड कौन सी है इसमें, वेस्टर्लीज। So the right answer would be what? Again, drift होगा, drift would be the right answer। wind जो है drift होगा, wave नहीं होगी। yes definitely, कुछ myths टूटेंगे,
कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे, कुछ सही भी होंगे। इट्स हाउ वी आर गोइंग टू कम इनटू द प्रैक्टिस अगेन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, डेविडसन करंट इज अ कोस्टल काउंटर करंट। डेविडसन धारा कहां की तटीय प्रतिधारा है? नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन या फिर इंडियन ओशन? चलिए देखिए, नया क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही रेयर केसेस के अंदर में ही जो है बच्चों ने पढ़ा है। डेविडसन धारा कहां की तटीय प्रतिधारा है? उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर? बताएं। जुल्फिकार ने भी बी दिया है, काजल ने सी दिया है, अभिषेक मिश्रा ने भी जो है सी दे दिया है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। फाइनली आज शायद दिन ही खराब है ना? आज क्वेश्चन गलत पे गलत हुए जा रहे हैं। मे बी द डे इज रॉन्ग, राइट, बट सब बच्चों के गलत हो रहे हैं। मे बी द कंसेप्ट्स आर रॉन्ग, मे बी स्टूडेंट्स आर नॉट रीडिंग द बुक वेल, दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी। तो डेविडसन करंट जो है ये आपके नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर जो है फ्लो होती है। ये आपके कैलिफोर्निया जो करंट है, कैलिफोर्निया कोल्ड करंट है, ठीक है, ये वहां पर आप बुक में पढ़ते हैं। ये आप डीएस लाल की बुक है, डीएस लाल की जो बुक है ना, उसके अंदर आपको ये प्रीसेप्ट मिलेगा। दिस प्रीसेप्ट विल बी इन दैट कैलिफोर्निया कोल्ड करंट, इसको हम क्या बोलते हैं? द टर्म कैलिफोर्निया कोल्ड करंट इज गिवन टू द ब्रांच। एक तो आपका अल्यूशन करंट, ये आपके 48 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में आता है। उसी के कंटिन्यूएशन में जब कैलिफोर्निया करंट समर के अंदर में तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। विंटर, ड्यूरिंग विंटर जब कोल्ड इंटरमीडिएट वाटर जो है उसकी अपवेलिंग होती है, जब कोल्ड की अपवेलिंग होती है तो आपके कैलिफोर्निया करंट के बीच में एक काउंटर करंट जो है स्टार्ट हो जाती है, फ्लोइंग बिटवीन योर व्हाट, एक तो आपका कैलिफोर्निया करंट और दूसरा उसका कोस्ट। तो कैलिफोर्निया करंट और कोस्ट में विंटर के अंदर में वो क्या है? काउंटर करंट स्टार्ट हो जाती है। उस काउंटर करंट को डेविडसन करंट बोलते हैं। दैट काउंटर करंट इज नोन एज डेविडसन करंट। व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ हेलोक्लाइन जोन? 0 से 500 मीटर्स, 300 से 1000 मीटर, 700 से 1500 मीटर और 1000 से 1500 मीटर। देखिए वैसे एक्चुअली यहां पर प्रॉपरली जो हेलोक्लाइन जोन सविंदर सिंह जो कोट करता है, दैट इज नॉट देयर, दैट ऑप्शन इज नॉट देयर। सो हमें बेस्ट सुटेबल ऑप्शन यहां पर चूज करना है। हेलोक्लाइन जोन के लिए बेस्ट सुटेबल ऑप्शन यहां पर चूज करना है। एंड द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन वुड बी व्हाट? बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आपका 300 से 1000 मीटर रहेगा। ठीक है, हेलोक्लाइन जोन आपने पढ़ी होगी, ठीक है, यस, इनफैक्ट 300 से 1000 ही है, एग्जैक्टली है, प्रिसाइसली वही है। तो डेप्थ ऑफ द ओशन बिटवीन 300 से 1000 मीटर जो है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक। हेलोक्लाइन जो है आपको किसको शो करता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी को शो करता है, उसको हम हेलोक्लाइन बोलते हैं। थर्मोक्लाइन भी होता है, 300 से 1000 मीटर होता है थर्मोक्लाइन। आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को डेप्थ के वेरिंग डेप्थ के साथ में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। और आपका पैक्नोक्लाइन भी होता है, दैट इज 300 से अगेन 1000 मीटर तक होता है। एंड ये आपका डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। एग्जैक्टली सही है, तो वैसे 300 से 1000, ठीक है, दिस इज इटसेल्फ रिटन इन द बुक इटसेल्फ, ठीक है। तो आई वाज सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज्ड। चलिए, Which type of oceanic deposits covers the largest area of the ocean bottom? किस प्रकार के महासागरीय निषेध महासागरीय क्षेत्र पर विस्तारित हैं? ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स, टेरिजिनियस डिपॉजिट्स, वॉल्केनिक डिपॉजिट्स एंड मीटियोरिक डिपॉजिट्स। बताइए लार्जेस्ट जो है ना, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ओशन? लार्जेस्ट एरिया कवर करते हैं। काजल, एट दिस मोमेंट आई वुड, यस डेफिनेटली, थोड़ा मैं सेल्फिश रहूंगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा एक बार ना, आइए कोर्स में थोड़ा सा एक्सपीरियंस कीजिए, हाउ डिफरेंटली आई टीच। यस डेफिनेटली, समटाइम्स वी नीड सम हेल्प। जब खुद से नहीं हो रहा होता है तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए।
Why I am calling myself as an expert is that कि yes, I am good at most of the areas of geography. ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, मैं ही आपके कंटेंट बनाऊंगा, मैं ही आपको जो है डिलीवर करूंगा, एंड दैट वुड मेक द कंटेंट वेरी गुड. 194 marks is quite a good marks. ठीक है, लेकिन यस स्टिल 10 क्वेश्चंस का जो है डिफरेंस रहता है. वन इज द मियर प्रैक्टिस. एक तो आप प्रैक्टिस करिए, फुल प्रैक्टिस कीजिए. इफ इट इज नॉट मी, कोई दिक्कत नहीं है. आपको सेल्फ स्टडी करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है. सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी आई गेस. ठीक है, लेकिन स्टिल आई वुड से कि प्रैक्टिस तो जरूर करें. प्रैक्टिस मेक्स द मैन एज वेल एज वुमेन परफेक्ट. आप सब लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर में एक डाउट पूछा था कि सर ये क्वेश्चन तो आप जो बता रहे हो वो गलत है. प्रश्न क्या था कि द कोरल रीफ्स आर प्राइमरली फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट. कोरल रीफ्स जो हैं वो आपके ईस्टर्न पार्ट पे ऑफ ओशियंस इन द ट्रॉपिकल रीजन मिलते हैं. और एक और था टेम्परेचर रेंज बिटवीन 18 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस. और आपने बताया था कि नहीं ये गलत है सर, फेवरेबल कोरल रीफ्स के लिए. ये हिंदी में भी आपने देखा था. तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर मैंने आपको बताया था ए इज फॉल्स, यानी कि ए आपका कथन गलत है और बी एब्सोल्युटली ट्रू है. ठीक है, और आई स्टैंड विद द करेक्ट आंसर. यही करेक्ट आंसर है. अब आपको इसका सबूत दे देते हैं. सविंदर सिंह ओशनोग्राफी पेज नंबर 395 आई गेस या 317, जो भी पेज नंबर है इसमें. तो ये तो आपका 330 है पेज नंबर. ठीक है, यहां साफ लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? कोरल रीफ्स आर मेनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशियंस एंड द सी, जहां पर मीन मंथली टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? 18 डिग्री. देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ भी है ग्रेटर देन 18 डिग्री से लेस देन 30 डिग्री. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लेस देन 80 डिग्री, ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस और लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस. और 330 की बात करते हैं. पेज नंबर 330 पर क्लियरली मेंशन्ड है. क्या मेंशन्ड है? कि आपकी ये एबंडेंटली फाउंड होती है. वहां लिखा हुआ है ओशियन का. ओशियन का वेस्टर्न पार्ट होता है, कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट होता है. सो इंडो पैसिफिक ओशियंस बिटवीन 30 डिग्री साउथ एंड 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ कोरल रीफ इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन. ओशियन के वेस्टर्न पार्ट में होगा, जैसे आपकी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन जो है रिज. सो यस डेफिनेटली डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए, आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन जो है करेक्ट मिल गया होगा. अब बात करते हैं आरपीएससी 2023 के क्वेश्चंस की. आरपीएससी 2023 की क्वेश्चंस की. पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर है. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. मैच द फॉलोइंग करना है आपको. एक तरफ ओशियन, सी और लेक दिया हुआ है, दूसरी तरफ एवरेज सैलिनिटी दी हुई है. फटाफट से आप मैच कीजिए और इस सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए यार, है ना. अटलांटिक ओशियन, डेड सी, ग्रेट सॉल्ट लेक और रेड सी. अटलांटिक महासागर, मृत सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक और लाल सागर. क्या होगा बताइए. जुल्फिकार ने आंसर दिया है, हामिद ने भी आंसर दिया है. हामिद ने बी दिया है. जुल्फिकार एंड जीके ने आंसर दिया है सी. तो क्या राइट आंसर होगा इसका? सी वुड बी द राइट आंसर. सी जो है वो एकदम सही है. अटलांटिक ओशन की आपकी 36 है, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि डेड सी जो है सेकंड लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक है. ठीक है, वाटर बॉडी है. ठीक है, सो आप देखिए डेड सी जो है वो आपका कितना हो गया? 238 पार्ट्स पर 1000. फिर आपका ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वो 220 है.
और रेड सी जो है उसका कितना है 41 है। अब यहां आप देखिए, ठीक है, यहां पर सी आंसर होगा। यहां आप देखिए, मैंने आपको जब पढ़ाया क्लास के अंदर में तो हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज बताया, उसमें 3 चीजें मैंने बताई थी, उसके आधार पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। लेक वान गोलू जो कि टर्की के अंदर में है, वो सबसे ज्यादा सैलाइन, मोस्ट सैलाइन है। टॉप 3 सैलाइन में लेक वान आती है, दैट इज योर 330 पार्ट्स पर 1000। फिर डेड सी जो कि जॉर्डन में है 238 पार्ट्स पर 1000, और फिर आपकी ग्रेट सॉल्ट लेक ये 220 आती है, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइक्नोक्लाइन इज एसोसिएटेड विद, पाइक्नोक्लाइन किससे संबंधित है बताइए, पाइक्नोक्लाइन किससे संबंधित है? पाइक्नोक्लाइन डेवलपमेंट ऑफ कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्ति के विकास से, मध्यमंडल से, मीजोस्फेयर से, सागरीय जल के घनत्व से यानी कि सी वाटर डेंसिटी, या फिर महासागरीय उच्चावच से। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। ये तो किसी का गलत होगा ही नहीं, बहुत ही आसान है। किरण नंदल जी सी दिया है, वेरी गुड। जुल्फिकार हामिद ने भी सी दिया है, रूबी सिंह ने भी सी दिया है, वेरी गुड। साजिया अंसारी, स्वागत है आपका रामास गुरुकुल पर और सही आंसर देने पर। सी वाटर डेंसिटी पाइक्नोक्लाइन क्या है, 300 से 1000 मीटर है ना, जहां पर देर इज अ स्टीप वेरिएशन इन द डेंसिटी। पाइक्नोक्लाइन क्या है, इट इज अ लेयर ऑफ द सी ऑफ वाटर मास बिटवीन क्या है 300 से 1000 मीटर, जहां पर आपके शार्प चेंज देखने को मिलता है डेंसिटी के अंदर में, वर्टिकल सेक्शन के अंदर में। इसी तरीके से थर्मोक्लाइन और हेलोक्लाइन भी सेम रेंज में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द साउदर्ली ब्रांच ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बिटवीन योर स्पेन एंड एजोर्स इज नोन एज, एजोर्स तथा स्पेन के बीच में बहने वाली उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की दक्षिणी शाखा को कहा जाता है काइने करंट, गिनी करंट, फ्लोरिडा करंट या फिर कैनरी करंट? बताएं फटाफट से, आंसर दीजिए थर्ड क्वेश्चन का, और सेशन को शेयर भी करते रहिए। समहाउ जीके ने आंसर दिया है डी, जुल्फिकार ने डी दिया है, किरण नंदल ने सी दिया है। क्या होगा इसका आंसर? कैनरी जलधारा, डी वुड बी द राइट आंसर टू दिस। कैनरी जलधारा जो है ये सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। अब यहां देखिए, जब कैनरी जलधारा आप पढ़ते हैं तो यहां साफ लिखा हुआ है द कैनरी करंट, ये एक कोल्ड करंट है जो क्या फ्लो करती है वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका बिटवीन व्हाट, मडेरिया और केप वर्दे के बीच में, मडेरिया और केप वर्दे के बीच में फ्लो करती है। ये यहां अगले ही कथन में लिखा हुआ है, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ, ये किसका कंटिन्यूएशन है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का कंटिन्यूएशन है, ठीक है, जो कि साउथवर्ड टर्न लेता है। कहां पर? स्पेनिश कोस्ट की तरफ, स्पेनिश कोस्ट की तरफ आपका साउथवर्ड टर्न लेता है और फ्लोज साउथ अलोंग द कोस्ट ऑफ कैनरीज आइलैंड, कैनरीज आइलैंड के कोस्ट पर ये जो है लेता है साउथवर्ड टर्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एज पर द सैटेलाइट अल्टीमीटर डाटा ऑफ नासा, approximate change in the global mean sea level since 1993-23 वो कितना है? वेरी गुड श्रद्धा उज्जवल। नासा के उपग्रह अल्टीमीटर के आंकड़ों के अनुसार 1993-2003 तक वैश्विक औसत समुद्र स्तर से अनुमानित परिवर्तन क्या है? A rise of 100.5 mm, 162 mm, या फिर फॉल ऑफ 13 mm, या फिर राइज ऑफ 58 mm। यहां सीधे ही फॉल तो हटा ही सकते हैं डायरेक्टली, फॉल तो डेफिनेटली नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है।
फॉल होने का तो सवाल ही नहीं होता, राइट। सो बताइए क्या होगा इसका आंसर। साजिया अंसारी ने ये दिया है, बहुत अच्छे। बी ऑप्शन जुल्फिकार ने दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है ऐसा बता रहे हैं। अक्षा अली ने ये दिया, क्या आंसर है राइट? ए वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, ए वुड बी द राइट आंसर। चलिए, रोमानेस ट्रेंच या रोमानेस डीप इज लोकेटेड इन नॉर्थ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन या फिर नॉर्थ इंडियन ओशन। वो फैक्चुअल डाटा था 100.5 mm। रोमनाश गर्त जो है स्थित है कहां पर, बताएं। एकदम सही उत्तर क्या होगा? अटलांटिक ओशन। रोमनाच गर्त कहां है? अटलांटिक ओशन। यहां देखो ये टेबल है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं, ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार यहां से एक क्वेश्चन आता है। यहां पर आप देखिए कि आपका जो टिजार्ड या फिर रोमनाच जो ट्रेंच है वो आपके साउथ अटलांटिक के अंदर में, साउथ अटलांटिक सागर के अंदर में लोकेटेड है और ये आपकी 7631 मीटर की हाइट पर है। रोमनाच ट्रेंच क्या है? साउथ अटलांटिक के अंदर में लोकेटेड है। ये टेबल आप याद कर लीजिए बहुत ही अच्छे से, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बेनगुइला एक कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट एक वार्म ओशियन करंट है, कैनरी एक कोल्ड करंट है, ब्राजीलियन एक वार्म करंट है। नॉट करेक्टली मैच पूछा है तो बेनगुइला तो डेफिनेटली आपका क्या है? बेनगुइला तो कोल्ड करंट है। कैनेडी अभी हमने देखा कोल्ड करंट है। ब्राजीलियन जो है वो आपकी वार्म करंट है, यस डेफिनेटली। सो बचा क्या आपका? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट करंट जो है वो आपका क्या है? वार्म करंट नहीं है, वो क्या है? कोल्ड करंट है। हम्बोल्ट जिसको हम पेरू के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं? सो सेकंड वुड बी द राइट आंसर। बहुत अच्छे। चलिए, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। उस तत्व को पहचानिए जो जलीय चक्र का भाग का हिस्सा नहीं है। कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, हाइड्रेशन, प्रेसिपिटेशन, संघनन, वाष्पन, जलयोजीकरण या फिर वर्षण। बताइए। वेरी गुड सौम्या। ज्योग्राफी बहुत अच्छे। पेरुवियन कोल्ड करंट है। वेरी गुड एवरीवन। हाइड्रेशन है ना, हाइड्रेशन जो है वो इसका पार्ट नहीं है, ये वेदरिंग का पार्ट है। हाइड्रेशन आपका क्या है? वेदरिंग का पार्ट है ना। वेदरिंग में हम केमिकल वेदरिंग पढ़ते हैं, उसके अंदर में हम देखते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। बाकी सब तो आप भली भांति परिचित है। वेयर इज द 90 ईस्ट रिज सिचुएटेड? 90 ईस्ट रिज जो है वो कहां पर सिचुएटेड है? इंडियन ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन या फिर अटलांटिक ओशन? वेरी गुड हामिद। वेदरिंग पार्ट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन पार्ट ऑफ वेदरिंग। वेरी गुड किरण। हाइड्रेशन केमिकल है। बहुत अच्छे। हाँ, ये तो कंफर्म कर दिया है जुल्फिकार ने, क्या बात है। तो देखें 90 ईस्ट रिज जो है ये डेफिनेटली आपके इंडियन ओशन के अंदर में ही लोकेटेड है, ठीक, ये तो सबको पता है। आप देखो कि हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ सेंट्रल रिज, उसके अंदर में एक हम पढ़ते हैं सोकोत्रा चागोज रिज, दूसरा आपका सेचलीज मॉरिशस रिज, तीसरा हम पढ़ते हैं मेडागास्कर रिज, और फिर हम पढ़ते हैं साउथ वेस्टर्न ब्रांच, और फाइनली हम पढ़ते हैं कहां पर? 90 डिग्री ईस्ट रिज, जो कि आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इरावडी
रिवर माउथ से शुरू होता है और आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर में पैरेलल टू 90 डिग्री ईस्ट की तरफ, लॉन्गिट्यूड की तरफ जाता है, इसलिए इसका नाम है 90 डिग्री ईस्ट अप टू 40 डिग्री साउथ तक। और ये मर्ज होता है बाद में आपके किससे, एम्स्टर्डम साउथ सेंट पॉल जो प्लेटू है, एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेटू, उससे आपका ये मर्ज हो जाता है। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलेजिक इनऑर्गेनिक डिपॉजिट लार्जली कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिना। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैलेजिक अकार्बनिक, यहां पर बात की जा रही है अकार्बनिक निक्षेप है जो अधिकांशतः एल्यूमिना के सिलिकेट से बना है। रेड क्ले, ग्लोबिजेरिना ऊज, पेट्रोपॉड ऊज या फिर डाया आइटम ऊज। सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिना कौन सा है आपका, सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिना? इट इज रेड क्ले। ठीक है, रेड क्ले है। रेड क्ले जो है वो आपका क्या है, इसमें सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिना है। आप देखिए, रेड क्ले जो है ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट इनऑर्गेनिक मैटर है। ये लार्जेस्ट एरिया कवर करता है आपके डीप सी डिपॉजिट्स में। ये रेड क्ले जो है लगभग 31.1% ऑफ द टोटल ओशियन का जो डिपॉजिट है वो कवर करता है। और इसमें सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिना वो कितने हैं, 85.5% है। और ऑक्साइड ऑफ आयरन है। ये दो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं रेड क्ले के। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। लार्जेस्ट एरिया कौन कवर करता है डीप सी प्लेन का पैलेजिक डिपॉजिट में, तो दैट इज योर व्हाट, रेड क्ले। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनलैंड लेक्स और सैलिनिटी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो फिर से आ गया सैलिनिटी का क्वेश्चन एक ही साल में, तो बवाल तो मचना ही है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सागर झीलें लवण सुमेलित नहीं है? डेड सी 238, बे ऑफ खाराबुगस 170, ग्रेट सॉल्ट लेक 220 और लेक वान 230। हामिद, क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन में समझने लायक क्या था भाई? डेड सी 238 है, खाराबुगस आपका 170 है, ग्रेट सॉल्ट लेक अभी बताया था मैंने 220 है। लेकिन कहां गड़बड़ है? गड़बड़ है आपके ये कितनी थी, लेक वान मैंने आपको बताया था। लेक वान आपकी 230 नहीं है, ये कितनी है, 330। कितनी चालाकी से 2 का 3 कर दिया है ना। कई बार होता है ना, मेले में जाते हैं 2 का 3, 2 का 3 ले लो, 2 का 3 ले लो, है कि नहीं, कि भैया 2 रुपए 2 और 3 रुपए डबल कर देंगे आपका, 3 टाइम्स दे देंगे आपको। यहां देखो 2 का 3 कर दिया। लेक वान गोलू जो है टर्की के अंदर में है 330, ये मैं आपको बता चुका हूं। और बे ऑफ खाराबुगस है, उसकी सैलिनिटी 170 है, बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। the world's largest offshore manganese module region, कैलिरॉन क्लिपैरेटन जोन is located in, विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय मैग्नीज नोड्यूल क्षेत्र क्लैरियन क्लिपरटन क्षेत्र अवस्थित है in the South Pacific of the Peru coast, in the South Atlantic from Brazil to Argentina, in the South Atlantic from Cameroon to Namibia, या फिर in the Pacific from the West Coast to the Mexico। नया क्वेश्चन है, क्लैरियन क्लिपरटन जोन जो है ये आपके कहां से कहां तक है? ये आपके इन द पैसिफिक फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ मैक्सिको टू हवाई, पैसिफिक ओशियन के अंदर में है ये आपका। ठीक है, फोर्थ वुड बी द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, पैसिफिक फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट टू योर मैक्सिको टू हवाई जो है ये आपका कौन सा है? कैलिरियन क्लिपरेटन जोन है। ठीक है, जहां पर मैग्नीज के नोड्यूल्स मिलते हैं लार्जेस्ट, तो ये आप याद कर लीजिए। दिस इज अ न्यू क्वेश्चन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेडियोलैरियन ऊज। रेडियोलैरियन ऊज जो है वो क्या है? लिटोरल डिपॉजिट है, नेरेक्टिक डिपॉजिट है, टेरिजीनियस डिपॉजिट्स हैं, या फिर पैलेजिक डिपॉजिट्स है? वेरी गुड इवनिंग रूही। रेडियोलैरियन ऊज जो है वो क्या है? वेलांचली निक्षेप है, तटतलीय निक्षेप है, स्थलीय निक्षेप, या फिर अगाध सागरस्थ निक्षेप है? देखिए कल आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट नंबर 8 जो है वो अपलोड हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिए टेस्ट सीरीज के अंदर में एनरोल हो करके। टेस्ट नंबर 8 जो कि पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट में से पॉपुलेशन को करेंगे, पॉपुलेशन के 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली पैलेजिक डिपॉजिट्स होते हैं, है ना? रेडियोलैरियन ऊज जो है वो आपके किस प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं? पैलेजिक डिपॉजिट्स होते हैं। देखिए ये टेबल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा इस टेबल को। पैलेजिक ऊजेस के अंदर में देखो बायोजीनियस ऊजेस, बायोजीनियस डिपॉजिट्स में आपके एक तो नेरेटिक आते हैं जो कि स्केलेटन्स ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म से बने हुए होते हैं, दूसरे आपके पैलेजिक आते हैं। पैलेजिक के अंदर में 2 तरीके के आपके आते हैं, एक तो आपके कैल्केरियस डिपॉजिट्स आते हैं जिसके अंदर में लाइम की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, और दूसरा आपके आते हैं सिलिसियस जिसके अंदर में सिलिका की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। अब इसमें आपके कैल्केरियस डिपॉजिट्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो आपके 2 होते हैं, ठीक है? इसको आप जो है CGP याद करें। इसको याद कैसे करेंगे? CGP, दैट इज योर ग्लोबिजेरिना और पेट्रोपोड। और दूसरा जो है ये आप DRS ले लीजिए, यहां पर फटाक से DRS ले लीजिए। DRS लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ डायटम है, रेडियोलैरियन है, और आपके ये किस प्रकार की ऊज है? सिलिसियस ऊज है। तो आपके जो रेडियोलैरियन ऊज है वो एक प्रकार की क्या है? सिलिसियस ऊज है जिसमें सिलिका का कंटेंट अधिक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके, ये टेबल बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सबसे ज्यादा पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर रिलीफ फीचर इन द ओशंस? ऑप्शन डी कंफर्म विदाउट एनी डाउट, यस डेफिनेटली। जो मेजर है ओशनिक डीप जो है, हम जब पढ़ते हैं ना टोपोग्राफी पढ़ते हैं, बेसिकली हम बॉटम रिलीफ जो टोपोग्राफी पढ़ते हैं उसके अंदर में हम क्या पढ़ते हैं कि कॉन्टिनेंटल जो है शेल्फ है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप है, उसके बाद में आपका जो है डीप सी प्लेन, और उसके बाद में आपका ओशनिक डीप। ये तो आपके मेजर रिलीफ फीचर्स हैं ओशन के। और माइनर रिलीफ कौन से आगे? सी माउंट आपका माइनर है, एटोल आपका माइनर है, गोयट आपका माइनर है, ये मेजर है। ये तो आपका क्या है? मेजर रिलीफ फीचर है ओशनिक डीप, ठीक है? सो 4 इज द राइट आंसर टू दिस। चलिए नेक्स्ट देखें, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैज द मैक्सिमम विड्थ एंड इज लार्जेस्ट इन साइज? ट्रेंच, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई सर्वाधिक है तथा आकार में सबसे बड़ा है? ये आप लोग जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ पढ़ते हैं तो सीधे एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एटोल डिफरेंट है, माइनर है, लेकिन मतलब हर जगह पर नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन में हर जगह नहीं मिलेगी आपको एटोल। साइबेरियन शेल्फ, वेस्टर्न साउथ अमेरिकन शेल्फ, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिकन शेल्फ, या फिर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन शेल्फ? साइबेरियन शेल्फ, पश्चिमी दक्षिण अमेरिकन शेल्फ, पूर्वी उत्तर अमेरिकन शेल्फ, या फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन शेल्फ? बताएं। बहुत सही, वेरी गुड श्रद्धा अगेन एंड जुल्फिकार। यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? साइबेरियन शेल्फ जो है ना, रशिया के टाइप साथ में, या फिर नॉर्थ अमेरिका के आपके जो है आर्कटिक जो है, स्पेशली साइबेरिया वाली जो है वो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव है, राइट? सो साइबेरियन शेल्फ जो है वो आपकी क्या है? मैक्सिमम विड्थ और लार्जेस्ट इन साइज है। और यह हमने पढ़ा भी है, द नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ साइबेरिया, द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साइबेरिया, द नॉर्थ अमेरिका इन द आर्कटिक ओशन एंड द अलास्कन कोस्ट, ये क्या है? आपके ब्रॉडेस्ट शेल्फ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके ब्रॉडेस्ट शेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग सुष्मिता मौर्य जी, क्या बात है।
बहुत अच्छे सूरज तिवारी जी। अब आप मैच कीजिए, एक तरफ हुक है, क्लिफ है, प्लकिंग है, बॉल्सन्स है, दूसरी तरफ आपके कोस्टल इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इंटरमॉन्ट बेसिन्स, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स और हाइड्रोलिक एक्शन से। एक बार इंग्लिश वाले अच्छे से देख लें। नहीं, एरिया में साइबेरिया सबसे बड़ा है भाई। हुक, ब्रगु, उत्पाटन और बॉल्सन। तटीय अपर्दनात्मक स्थलाकृति, अंतर पर्वतीय बेसिन, तटीय परिवहनीय निक्षेपात्मक और हाइड्रोलिक एक्शन। बताओ क्या होगा इसका आंसर? सी वुड बी द राइट आंसर। आप देखो हुक्स जो हैं वो आपके कोस्टल्स में बनते हैं, है ना। हुक कोस्टल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं सी वेव्स की वजह से। जो क्लिफ बनती है वो आपके कोस्टल इरोजनल लैंडफॉर्म से बन रही है। और जो आपका जो प्लकिंग है वो हाइड्रोलिक एक्शन से होता है, प्लक करते हैं, ठीक है, वाटर के उससे। और बॉल्सन जो होते हैं वो आपके इंटरमॉन्ट बेसिन्स में बनते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? दिस वुड बी 3 वुड बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट? ये तो बस बच्चों का खेल है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है? ब्राजीलियन करंट, बेंगुइला, हम्बोल्ट। नहीं है, ठीक है, ठंडी धारा नहीं है पूछा है। नहीं है को ध्यान से पढ़ना है अपने को। नॉट करेक्ट। हम्बोल्ट, फॉकलैंड करंट, ये तो कोई गलती नहीं करेगा। बहुत अच्छे, एवरीवन हैज करेक्टली सेड कि जो ब्राजीलियन करंट है वो एक तरीके से क्या है? वार्म करंट है, ये तो कोल्ड करंट में नहीं आती। सो इसीलिए ये एकदम सही उत्तर है एक। उसके बाद आप देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो ब्राजीलियन जो करंट है वो आपके ये यहां पर आती है और वो आपके क्या है? वार्म करंट है, जो कि आपके क्या है? साउथ अटलांटिक का पार्ट है ब्राजीलियन करंट। चलिए नेक्स्ट देखें, द ओशन करंट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक जायर। अभी आपको एक फोटो दिखाया मैंने, अभी जो है ना, जस्ट 1 मिनट पहले। आपको बस ध्यान रखना है नॉर्थ अटलांटिक जायर का पार्ट नहीं है कौन सा? कैनरी करंट, लैब्राडोर करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या फिर गल्फ स्ट्रीम। महासागरीय धारा में जो उत्तरी अंध महासागरीय धाराओं की चक्रवाती जायर का भाग नहीं है, वह बताइए। यहां पर आप देखिए कि नॉर्थ अटलांटिक जायर का जो पार्ट नहीं है वो है आपका एकदम सही आंसर है लैब्राडोर करंट। आप देखो यहां पर आपका जो है लैब्राडोर करंट नहीं है भाग। आप यहां पर अगर देखेंगे तो आपका ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट तो है, पहले ये आती है, हर एक में होती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये आपके बीच में सरगासो सी है, तो ये आपकी नॉर्थ अटलांटिक जायर बन रही है, तो ये आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ गई। यहां आपकी गल्फ स्ट्रीम आ गई, ये आपकी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आ गई जो इस जायर का पार्ट है। फिर ये आपकी यहां पर क्या आ गई? कैनरी करंट आ गई। कैनरी करंट भी इस जायर का पार्ट है। दिस इज योर व्हाट? नॉर्थ अटलांटिक जायर का पार्ट। जो नहीं पार्ट है वो ऊपर से जो आ रही है कोल्ड करंट, दैट इज योर लैब्राडोर करंट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जायर। एक क्वेश्चन से जेआरएफ रुक गया। एक क्वेश्चन की कीमत आप ही जानते हैं सूरज बाबू, तो डेफिनेटली ये वही क्वेश्चन हो सकता था अगर आपने गलत किया तो। चलिए, द पार्ट ऑफ मिड अटलांटिक रिज नॉर्थ टू इक्वेटर इज कॉल्ड एज। लेकिन कोई बात नहीं सूरज, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आई एम जस्ट टेलिंग इट इन अ जॉली वे सो दैट you can feel it like okay fine, even if it is one question it has to be taken seriously। and दिसंबर मेरा नेट जेआरएफ कहीं नहीं जा रहा है, आई हैव टू वर्क हार्ड अगेन बिकॉज ऑफ दैट वन क्वेश्चन। और इस बार एक क्वेश्चन की वजह से नहीं, हर क्वेश्चन की वजह से आपका जेआरएफ ही होगा। ऐसी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। द पार्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज नॉर्थ टू इक्वेटर इज कॉल्ड एज चैलेंजर राइज, डॉल्फिन राइज, वेल्विस राइज, रियो ग्रैंड राइज। बताइए।
शिवम यादव ने आंसर कौन सा दिया भाई? डब्ल्यू क्या होता है? अच्छा 2। अब क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया कि यार इक्वेटर है, उसके नॉर्थ में क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है जहां जहां अटलांटिक आती है, जहां जहां बात अटलांटिक की आती है, आप ना डीसी करंट का झटका खाइए। किसका? डीसी करंट का झटका। और डीसी करंट का झटका कैसे खाएंगे? डी को ऊपर लगाएंगे, सी को नीचे लगाएंगे, यानी कि डी आपकी हो जाएगी क्या? डॉल्फिन। डी आपकी हो जाएगी डॉल्फिन, जो कि उत्तरी अटलांटिक के अंदर में है, और चैलेंजर जो है वो आपकी जो है साउथ में हो जाएगी। तो ये चैलेंजर जो है वो आपकी साउथ में है, अटलांटिक में, और इसका सही उत्तर क्या हो गया? इसका सही उत्तर आपका डॉल्फिन राइज हो गया। बहुत अच्छे। चलिए, ये तो नॉर्थ अटलांटिक में आपकी डॉल्फिन राइज हो गई, और साउथ अटलांटिक में आपकी क्या हो गई? चैलेंजर राइज। चलो यहां पर आप देख भी लेते हैं, ये देखो यहां पर ये रही आपकी डॉल्फिन राइज। ठीक है, इस मैप को बहुत ही अच्छे से, ये डबल स्टार लगा रहा हूं, तबीयत से आराम से पीडीएफ देख करके और इस क्वेश्चन को करिएगा। एक जो सर्कल किए हुए हैं वो कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, जैसे टेलीग्राफ, वेविल राइज, ये आपका पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद केप वर्दे बेसिन, ठीक है, उसके बाद आप देखो कि यहां पर आपका अंगोला बेसिन, ठीक है, देन आपके यहां पर आप देखें कि ये रही चैलेंजर राइज। ठीक है, सो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए 2024 के यूपीएससी वाले क्वेश्चंस भी लेके आ जाएं। अरे भैया एकदम फिर गर्दा मचा देंगे, फिर नेट वाले यूपीएससी अगर कर लेंगे तो फिर तो एकदम द वन फ्रॉम फॉलोइंग्स विच इज नॉट ईस्ट अटलांटिक बेसिन इज निम्नलिखित में से वह एक जो पूर्वी अंध महासागर के बेसिन नहीं है। ईस्ट अटलांटिक बेसिन का पार्ट नहीं है। अभी हमने अटलांटिक का वापस मैप देखा है, अभी देखा हमने वापस। देखो लगातार एक ही मैप से 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कैनरी बेसिन, लैब्राडोर बेसिन, स्पेनिश बेसिन और केप वर्दे बेसिन। ईस्ट अटलांटिक का पार्ट नहीं है जो। ट्वेंटी 29 का अननोन मैन ने सबसे पहले आंसर दे दिया बी। साबिया मंसूरी जी ने आंसर दिया ए, जुल्फिकार ने बी, सूरज ने बी एंड बॉबी रंजन ने बी। तो यकीनन बी मेजॉरिटी विंस। लैब्राडोर बेसिन जो है वो आपका अभी हमने देखा था ना, लैब्राडोर करंट के आसपास का बेसिन लैब्राडोर बेसिन बनाएगा। सो वो आपका ईस्ट अटलांटिक पूछ रहा है, वो तो वेस्ट अटलांटिक में है। तो कैनरी बेसिन आपका, स्पेनिश बेसिन आपका और केप वर्दे बेसिन ये आपका है। और मैंने अभी बताया था जो सर्कल किए हुए हैं वो बहुत ही पूछे जाते हैं। ये देखो कैनरी बेसिन आ गया, ये केप वर्दे बेसिन आ गया, ये स्पेन के आसपास स्पेनिश बेसिन होगा आपका, और यहां पर आप देखिए न्यू फाउंडलैंड है और इसके आसपास ही आपका जो है लैब्राडोर बेसिन होगा यहां। ठीक है, सो ये वेस्ट का पार्ट है, ये ईस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से फिर से पढ़िएगा। चलिए, हिप्सोमेट्रिक कर्व इज यूज्ड टू डिपिक्ट, उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बहुत अच्छे सुष्मिता जी। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, डीप सी प्लेन्स, चेंज इन सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान और सागर तल में लवणता परिवर्तन को दर्शाता है क्या? हिप्सोमेट्रिक कर्व। द मोस्ट फेमस कर्व every time has been asked in the NET examination at least once. चलिए, इसका आंसर मतलब अननोन मैन दे रहे हैं, बहुत ही खटाखट। वेरी गुड। ऐसे खटाखट तो बस इलेक्शंस में हुए थे लोकसभा के, उसके बाद से ये खटाखट थोड़े से मिल नहीं रहे हैं। फाइनली the prompt answers has been given by all the students and it is continental shelf इसमें दिखाया जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप दिखाया जाता है, डीप सी प्लेन दिखाया जाता है, लेकिन क्या नहीं दिखाया जाता है? सैलिनिटी। बताइए सैलिनिटी हम किससे दिखाते हैं? टीएस डायग्राम से दिखाते हैं। टीएस डायग्राम से हम जो है सैलिनिटी की कर्व को दिखाते हैं, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। ए बी सी इज द राइट आंसर। सो यहां देखिए, ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिखाया गया है, ये आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप और ये आपका डीप सी प्लेन दिखाया गया है।
राइट। सो इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आरती, जाहिदा खातून जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जाहिदा खातून, स्वागत है आपका रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और क्वेश्चन शुरू हो गया है। एल्बेट्रॉस प्लेटू इज सिचुएटेड इन, एल्बेट्रॉस प्लेटू जो है वो कहां सिचुएटेड है बताइए? आपके इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन या फिर अंटार्कटिका के अंदर में अल्बेट्रॉस पठार जो है कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। ए बी सी डी, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। एल्बेट्रॉस प्लेटू, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। एल्बेट्रॉस प्लेटू कहां पर लोकेटेड है, कहां स्थित है? क्विकली आंसर दें। ये आपके कहां लोकेटेड है? देखिए ये आपके पैसिफिक ओशन के अंदर में लोकेटेड है, पैसिफिक ओशन के अंदर में, राइट। सो सी वुड बी द राइट आंसर। सी जो है आपका राइट आंसर होगा। यहां आप देखिए एल्बेट्रॉस प्लेटू जो है वो आपका द ईस्ट पैसिफिक राइज या रिज, उसी को हम बोलते हैं क्या? एल्बेट्रॉस प्लेटू। और ये आपका 1600 किलोमीटर वाइड है एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के नॉर्थ से कैलिफोर्निया कोस्ट तक जो है आपका ये एक्सटेंड किया जाता है, कैलिफोर्निया कोस्ट तक जो है, ठीक है। सो दैट इज देयर। आप देखिए एल्बेट्रॉस प्लेटू जो है ये आपका यहां से न्यूजीलैंड से लेकर के और ये आपका कैलिफोर्निया कोस्ट तक जो है एल्बेट्रॉस प्लेटू आता है। सो एल्बेट्रॉस प्लेटू जो है वो आपके कहां पर लोकेटेड है? प्रशांत महासागर के अंदर में, यानी कि ईस्ट जो पैसिफिक ओशन है उसके अंदर में लोकेटेड है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखें, आप देखिए मैच द फॉलोइंग है, ओशन करंट और एक तरफ ओशन है। इस बार आपको ओशनोग्राफी से क्वेश्चन बहुत अधिक देखने को मिले भी थे, राइट। पलाश घोष, रेनी इवनिंग, definitely you have been facing the rains because of the northeast monsoon itself, so definitely it is a rainy evening itself. So how are you Palash? Labrador current, ब्राजील करंट, कुरोशियो करंट या फिर अगुलहास करंट मैच करेंगे आप? नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन, एक करंट का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। सेशन के लिंक को दोस्तों के साथ में शेयर करते जाएं ताकि सब लोगों को पता चले कि वी आर बैक विद द बैंग, है कि नहीं। सो यहां पर सही से आंसर दीजिए। साइक्लोन है, ड्यू टू दाना साइक्लोन, दाना साइक्लोन अभी वेस्ट बंगाल के ऊपर है और पलाश इज एक्सपीरियंसिंग द हैवॉक ऑफ साइक्लोन। चलिए लैब्राडोर करंट जो है वो आपके कहां पर है बताएं? लैब्राडोर करंट कहां पर है? बहुत ही इजीली मैच करके बता सकते हैं आप इसको, राइट। बहुत अच्छे। नीतू साहू ने 4 दिया है। देवाशीष दे, स्वागत है आपका भी, वेरी गुड इवनिंग। डी देखें तो जरा लैब्राडोर जो है वो आपके कहां पर है? लैब्राडोर आपके कहां लोकेटेड है? आप बात करेंगे कि नॉर्थ अटलांटिक के अंदर में आपकी लैब्राडोर करंट जो है लोकेटेड है। वहीं आप देखिए ब्राजील करंट आपके साउथ अटलांटिक के अंदर में आ जाएगी, साउथ अटलांटिक के अंदर में। तो आप देखो कि 4 का 1 ये 2 ऑप्शंस के अंदर में है। उसके बाद आप देखिए कुरोशियो करंट, कुरोशियो करंट, अगुलास करंट, अगुलास करंट आपके साउदर्न इंडियन ओशन के अंदर में है, सीधे ही क्लियरली पता है। और कुरोशियो आपके नॉर्दर्न पैसिफिक के अंदर में है, कुरोशियो आपके नॉर्दर्न पैसिफिक। तो सी का 2 और डी का जो है 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 वुड बी द राइट आंसर। 4 वुड बी द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, डी। अब आप देखिए यहां पर आपका जो है, यहां अगर मैं बात करूं तो ये आपका कुरोशियो करंट आ गया, कुरोशियो करंट, राइट। कुरोशियो करंट जो है कुरिल करंट से मिलती है यहां पर, ये आपके यहां पर फॉगी रीजन जो है बनता है, तो ये आपका नॉर्थ पैसिफिक वाला जो पार्ट है वो हो गया। उसी तरीके से आप देखेंगे कि अगुलास करंट ये आपके यहां पर साउदर्न इंडियन ओशन के अंदर में अगुलास करंट आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखें, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रेंचेस ऑफ पैसिफिक ओशन? पैसिफिक ओशन की ट्रेंचेस कौन सी है बताइए? क्विरिल, पोर्टो रिको, कार्माडेक और टोंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन।
वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करते जाएं। देखिए पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, आरपीएससी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। सो मेक श्योर यू गेट योरसेल्फ रेडी फॉर द वैकेंसी एंड दिसंबर नेट का भी आ गया है, ठीक है। सो फटाफट से अपने जो है रेस्पेक्टिव, अगर आप कोर्सेज का प्लान कर रहे हैं तो बेटर है, दिवाली ऑफर है आप लोगों के लिए, उस वक्त आप ले लें। और अदरवाइज सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट जो है वो देते रहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। कुरिल, पोर्टो रिको, कर्माडेक, टोंगा कौन सी है? पैसिफिक ओशन की बात की गई है। पैसिफिक ओशन के अंदर में आप देखिए आपकी जो कुरिल है वो पैसिफिक ओशन के अंदर में है, लेकिन पोर्टो रिको है ये आपकी अटलांटिक के अंदर में है, ये आपकी अटलांटिक के अंदर में। कर्माडेक आपकी पैसिफिक ओशन के अंदर में और टोंगा भी जो है पैसिफिक ओशन के अंदर में है। सो ए सी डी यानी कि 2 वुड बी द राइट आंसर, राइट, 2 वुड बी द राइट आंसर। वेरी गुड पलाश, देवाशीष। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर देखिए ये टेबल बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा बताता हूं मैं आपको कि इस टेबल को याद कर लो। एक तो आपका मरियाना ट्रेंच जो है वो 1102 है, फिर आपकी टोंगा है वो 10,088 है, आपके कुरिल जो है 10,498 है, राइट। उसके बाद में आपकी फिलीपींस जो है वो 10,475 है, 10,475। जापान आपकी 10,375। कर्माडेक जो है वो 10,047 है और पेरू जो है वो आपकी 8,000 है। ये तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक लोकेशन वाइज भी आपके पास में एक टेबल है जहां से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, जहां से ये क्वेश्चंस जो हैं आते ही हैं, डायरेक्टली पिक होते हैं। जैसे आप देखिए आपका जो पोर्टो रिको है ये आपके क्या है, ऑफ द वेस्ट इंडियन आइलैंड में है, अटलांटिक ओशन के अंदर में है, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि कुरिल जो है, कुरिल आपके क्या है, ऑफ द शैकलिन आइलैंड है, ठीक है। आपके देखिए रोमनेच ट्रेंच है, ये भी आपके साउथ अटलांटिक के अंदर में है। टोंगा ट्रेंच है, ये भी आपके सेंट्रल साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर में है, ठीक है। सो दीज ऑल आर व्हाट द इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस जिसको आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग आर सिलिशियस ऊजेस, देखो कल ही ऊज का एक क्वेश्चन हमने किया भी था, राइट। ऊज का क्वेश्चन हमने कल ही किया था। इनमें से कौन सी सिलिशियस ऊज है? आप देखो पेट्रीपॉड, डायटम, ग्लोबिजेरिना या फिर रेडियो लैरियन, बताइए कौन सी इनमें से ऊज है, कौन सी आपकी ऊज है सिलिशियस और कौन सी आपकी जो है कैरियस ऊज है? पैलेजिक डिपॉजिट्स के अंदर में हमने पढ़ा था, राइट। पैलेजिक डिपॉजिट्स के अंदर में हमने पढ़ा था, राइट। सो यहां पर आप देखेंगे कि पेट्रोपॉड, डायाटम, ग्लोबिजेरिना और रेडियोलैरियन। और मैंने आपको बोला था जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आप क्या लेंगे, डी, आर और एस। डीआरएस क्रिकेट में है ना, देखो आज ही क्या है, सरफराज ने भी एक अच्छा सा डीआरएस लेने के लिए मजबूर किया कैप्टन को, सो दैट ही कुड हैव टेकन अ गुड विकेट ऑफ अ न्यूजीलैंडर। दिस डीआरएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डीआरएस उतना ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपका डी जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए, डायाटम। आर जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, रेडियो लैरियन। और यहां पर आपका एस जो है वो क्या है दोस्तों, वो है सिलिशियस ऊज। सिलिशियस ऊज के दो टाइप्स हैं, दैट इज योर डायाटम और रेडियोलैरियन, यही पूछा गया है। सो आपका स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा क्या, एक तो आपका डायाटम है, दूसरा आपका बी और डी आ गया। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो है इस तरीके से आप याद करेंगे इजी ट्रिक्स के साथ में, तो डेफिनेटली चीजें जो हैं वो क्वाइट सिंपल हो जाएंगी। अब आप देखिए पैलेजिक डिपॉजिट्स जो हैं वो याद कर लें। आप देखिए एक तो आपका कैलकेरियस ऊज आती हैं, उसमें आपके जो हैं क्या आ जाते हैं, पेट्रोपॉड और आपकी क्या है, ग्लोबिजेरिना ऊज आ जाती है। इसको याद करने के लिए आपको मैंने बताया था CGP, इट इज लाइक CGP, इट इज अ CGP, राइट। और यहां पर सिलिशियस ऊज की बात की तो मैंने आपको बता दिया क्या लेना है, सबसे पहले DRS लेना है, राइट। चलिए
नेक्स्ट आपको देखें कि अ रीफ सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड, कीवर्ड को पकड़ना है बस आपको। अ रीफ सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड और इनलैंड शोर्स बाय अ डीप लगून, यहां पर क्या बोल रहा है, लगून, कीवर्ड को पकड़ेंगे, किसी गहरे लगून के द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग की गई शैल भित्ति रीफ निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो बताइए, फ्रिंजिंग रीफ, एटोल रीफ, बैरियर रीफ या फिर पैच रीफ? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए, क्विकली। साबिया मंसूरी जी नमस्कार। पलाश को एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा लगा है, थैंक यू वेरी मच पलाश फॉर लाइकिंग द एक्सप्लेनेशन। नमस्ते साबिया मंसूरी जी, हाउ आर यू? दोस्तों सेशन को शेयर करते रहिए, हम रात में जगे हैं, आप अपने दोस्तों को जगाते रहिए, बस सेशन के लिंक को शेयर करते रहिए और ऐसे ही धमाल मचाते रहिए। इस बार नेट जेआरएफ आपका होगा, क्योंकि इस बार दिवाली धमाकेदार भी तो होगी, है कि नहीं? सो दिवाली को धमाकेदार बनाने के लिए मेहनत धमाकेदार करनी पड़ेगी। मेहनत धमाकेदार करने के लिए आपको ऐसे इफेक्टिव क्वेश्चंस को सही आंसर करना पड़ेगा। और वो सही आंसर कैसे करेंगे आप बताइए? सही आंसर आप ऐसे करेंगे कि यार एक तो पढ़ लो कि लगून बोल दिया है, दूसरा बोल दिया यहां मेनलैंड है, तो ये जो मेनलैंड है और बीच में लगून है और इसके साइड में यहां पर आपको जो रीफ देखने को मिलेगी वो किस प्रकार की रीफ देखने को मिलेगी? बैरियर रीफ। बहुत ही सही, बैरियर रीफ वुड बी द राइट आंसर, राइट? सो यहां पर आप देखिए बैरियर रीफ इज द राइट आंसर। अब यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बता देता हूं, बहुत ही अच्छे से समझा देता हूं कि जो लार्जेस्ट कोरल रीफ है, कोरल रीफ्स ऑफ द कोस्टल प्लेटफॉर्म्स बट पैरेलल टू देम आर कॉल्ड एज बैरियर रीफ, और ये आपके मेनलैंड से लगून से सेपरेट की जाती है। बैरियर रीफ्स ये लार्जेस्ट होती हैं, मोस्ट एक्सटेंसिव होती हैं, और दीज आर हाईएस्ट एंड वाइडेस्ट भी होती है। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलियन, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ, दैट इज एग्जांपल, ठीक है, ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ रीफ्स, ये लार्जेस्ट और वाइडेस्ट होती हैं। इनका एवरेज स्लोप आपका देखिए 45 डिग्री का एवरेज स्लोप होता है। एवरेज स्लोप कितना होता है? 45 डिग्री का स्लोप होता है। उसके बाद और बात करते हैं, और चीज बता देता हूं आपको, देयर इज एक्सटेंसिव बट शैलो लगून होता है। यहां आया कि नहीं आया? लगून जो होता है शैलो कहां पर होता है? बिटवीन योर कोस्टल लैंड और बैरियर रीफ, बैरियर रीफ और कोस्टल लैंड के बीच में होता है, ठीक। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट एग्जांपल। अब देखो 4 टाइप्स की रीफ आपने पढ़ी है, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जो फ्रिंजिंग रीफ होती है वो आपके कोस्ट से चिपकी हुई होती है, फेविकॉल का बाउंड चिपकता है तो हटता नहीं है, वैसा ही है फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है, जो चिपकी है कॉन्टिनेंटल शेल्फ से आपके, राइट। लेकिन इस शेल्फ के अंदर में अगर आ जाता है लगून बीच में, अगर आपके लगून बीच में आ जाता है, यहां पर रंगून नहीं लगून, लगून अगर बीच में आया तो वो आपकी बैरियर बन जाएगी। और अगर यही लगून आपके इधर ऐसे चारों ओर फैल गया और अंदर अंदर लगून है, यानी कि वो आपकी क्या बन गई? लक्षद्वीप। अरे ऐसे कैसे सर? लक्षद्वीप एटोल होता है वो तो। अरे भैया लक्षद्वीप जो है वो क्या है? इट इज एन एटोल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एटोल। तो लक्षद्वीप कुछ इसी तरीके से बना हुआ है कि नहीं? चलो अगर मजा आया तो आगे बढ़ो और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आंसर कीजिए। कोकोस रिज इज सिचुएटेड इन, बताओ फटाफट से। दिसंबर तक जागना है, बिल्कुल अब तो जागना है, ठीक है। लेकिन क्या करें भैया, सर्दी कड़ाके की आ रही है, रजाई हमको बुला रही है, लेकिन आपको पता है ना वो डायलॉग, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो रजाई आपको बुलाए, लेकिन याद रखना है पढ़ाई तो सिर्फ और सिर्फ टेबल और चेयर पे बैठ के करना है, चाहे सर्दी कितनी भी लगे। इस बार जेआरएफ तो हमें लेकर ही दम लेना है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छे संजू शाह जी, स्वागत है आपका भी, बहुत अच्छे। तो कोकोस रिज इज सिचुएटेड इन द, कोकोस रिज कहां पर सिचुएटेड है बताओ? इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन या फिर आर्कटिक ओशियन? बहुत ही सरल आंसर है इसका। वेरी गुड इवनिंग संजू शाह। बस चलिए फटाफट से देखिए क्या है आंसर, जल्दी से जल्दी बता दें।
बहुत अच्छे पलाश। नीतू शाह ने आंसर दिया है 2 कोकोस। पलाश ने 1 दिया है, देवाशीष ने 2 दिया है। अब इसकी जो है बेसिकली समस्या का समाधान कौन करेगा बताओ। किसी ने 1 किसी ने 2 दिया है आंसर, लेकिन कोकोस है भैया, कोकोस। कोकोस कहां पर है? पैसिफिक ओशन के अंदर है। ना 1 ना 2, इट इज ऑल अबाउट 3। पैसिफिक ओशन इज द राइट आंसर टू दिस। सो यहां पर आप देखो कि इतना सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन हम गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि गलत तरीके से पढ़ते हैं, गलत तरीके से पढ़ते हैं, इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस को गलत करते हैं। सही तरीका क्या है? सही तरीका है सबसे पहले आप पढ़िए एक्सप्लेनेशन को अच्छे से। ये एक्सप्लेनेशन किसी स्टैंडर्ड किताब से निकाला हुआ है, आप पढ़िए। जब गैलेपगोस रिज की बात करते हैं तब हम 2 प्रकार की रिजेस की बात करते हैं। गैलेपगोस रिज के 2 हिस्से हैं, एक आपका कार्नेज रिज और दूसरा आपका कोकोस रिज, जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर में है गैलेपगोस के। ठीक है, नाउ सी कोकोस रिज जो है ये एक सबमरीन रिज है विच एक्सटेंड करती है कहां पर? साउथ ईस्टवर्ड ऑफ आपके कोस्टा रिका। कोस्टा रिका जो है, ठीक है, टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गैलेपगोस जो आइलैंड है, जो कि कहां पर है? पैसिफिक ओशन के अंदर में है भैया, समझे? तो यहां पर गलत नहीं करने का है। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन तो कल हमने किया था, परसों। तो बताओ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कहां पर है? बता दो। चिली शेल्फ, ऑस्ट्रेलियन शेल्फ, साइबेरियन शेल्फ या फिर चाइनीज शेल्फ? अब क्योंकि गलत किया है तो फटाफट से सेशन के लिंक को शेयर करो, ये तो आपकी पनिशमेंट है ना? दिस हैज टू बी देयर। फटाफट से अपने दोस्तों को बुला दीजिए कि भैया यहां पर क्वेश्चन गलत पे गलत भी हुए जा रहे हैं, वो भी इजी क्वेश्चन गलत किए जा रहे हैं। तुम कहां पर किस प्लेटफॉर्म पे भटक रहे हो? यहां पर जान अटकी पड़ी है क्वेश्चन के अंदर में, है कि नहीं? ये एकदम सही आंसर देंगे सब लोग, और मुझे विश्वास है कि ये आंसर हर एक बच्चा गलत नहीं देगा, सही ही देगा। सो चलिए फटाफट से आंसर दीजिए और एकदम बढ़िया से खुश कर दीजिए कि हाँ सर, इसका आंसर तो एकदम साइबेरियन शेल्फ ही हम देंगे, और गलत हम देंगे भी नहीं। हमको पता है कि साइबेरियन शेल्फ, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया है। और अगर सेशन नहीं देखा तो भैया सबसे पहले जाइए, इससे पहले वाला सेशन देख के आइए, ठीक है? चलो, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो आपका क्या है? साइबेरियन शेल्फ है। चलो, साइबेरियन शेल्फ ये क्या है? आर्कटिक ओशन के अंदर में है, जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। स्ट्रेच कितना करता है? देखो 1500 किलोमीटर इन विड्थ है कि नहीं? ये लार्जेस्ट, बहुत ही सही। चलिए, अगर लार्जेस्ट पता है तो अब बताओ डीपेस्ट पॉइंट है अटलांटिक ओशन का कौन सा? डीपेस्ट पॉइंट अटलांटिक ओशन का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 फटाफट से बता दो। सौरभ मंडल जी, हाउ आर यू? क्या बात है, आते ही सही आंसर दिया है सौरभ मंडल ने, बहुत खूब। रूही ने भी आंसर दे दिया है सही, 37 का 3। क्या बात है, क्या बात है। अब देखो डीपेस्ट पॉइंट है, ये बताओ। चलो फिर, पॉइंट इन द अटलांटिक ओशन, ये देखो, टोंगा डीप, पोर्टो रिको डीप, मरियाना ट्रेंच और कुरिल डीप। क्वेश्चन देख करके ललचा मत जाना कि अरे सर एक लाइन का क्वेश्चन है, ये तो मैं ऐसे सही करूंगी या करूंगा। बिल्कुल रूही, यहां पर नीतू जी ने आंसर जो दिया है ना, वो क्वेश्चन देख के दिया है। फिर जाहिदा खातून ने भी जो है कॉपी कर दिया, और कॉपी करते ही यहां पर गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ क्या हो गया बताओ? डीपेस्ट पॉइंट किसका पूछा है? अटलांटिक ओशन का। मरियाना ट्रेंच कहां पर है भाई? ये तो पैसिफिक ओशन की है। मरियाना ट्रेंच आपकी पैसिफिक ओशन की है। अटलांटिक ओशन की डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? पोर्टो रिको ट्रेंच। इसलिए बोलते हैं, जो चलती क्लास है उसमें भी ध्यान दो, एक्सप्लेनेशन में ही मैंने बताया था, एक्सप्लेनेशन में वो टेबल दिखाई थी, फिर दिखाऊंगा आपको, बार बार दिखाऊंगा, जब तक याद नहीं होगी तब तक दिखाऊंगा, और देखते देखते याद कर लेना। ये देखो, ये रहा पोर्टो रिको। पोर्टो रिको ये आपके अटलांटिक ओशन के अंदर में है, पोर्टो रिको। और ये जो पोर्टो रिको है, ये देखो, ये पोर्टो रिको जो है आपका, दिस इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अटलांटिक, जिसकी डेप्थ कितनी है?
8385, याद कर लो 8385, 8385। तो जिसने पोर्टो रिको दिया है उसका सही है एकदम। और बाकी भाई मरियाना ट्रेंच देखो कहां पर है, मरियाना ट्रेंच 1122 पैसिफिक ओशन की है भैया, नॉर्थ पैसिफिक के अंदर में है। क्या करते हो यार ऐसे। पोर्टो रिको ट्रेंच इज द डीपेस्ट इन दी अटलांटिक ओशन, याद कर लो, फिर भूलना नहीं। ये बाउंड्री बना रही है किसकी, कैरेबियन सी और आपके अटलांटिक ओशन के बीच में, ठीक है, याद रखना है। ये आपका सिंगल डीपेस्ट पॉइंट है अटलांटिक ओशन का। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ये नाम याद कर लो, किसी ने नहीं बताया होगा, मिल्वाकी। मिल्वाकी क्या बोलोगे, मिल्वाकी द्वीप है कि नहीं, क्या बोलेंगे, मिल्वाकी द्वीप, है ना। लोग मिलते हैं ना, चाबी मिलती है, तो मिल्वाकी द्वीप। क्वेश्चन अच्छे से नहीं पता नीतू साहू, ये तो बिगेस्ट मिस्टेक है, दिस इज अ ब्लंडर। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। ये फिर वन लाइनर है, हम वन लाइनर को देख करके इजी समझ बैठते हैं, लेकिन इजी नहीं होते वन लाइनर्स। इसीलिए वन लाइनर जैसे ही देखते हैं एग्जाम से बाहर आते हैं, बोलते हैं अरे भैया पेपर तो बड़ा इजी था, एकदम धमाकेदार, मचा दिए गर्दा अपन, एकदम तो उड़ा दिए इस बार तो, बम बम फोड़ दिए, है ना, इतने सारे। लेकिन बाद में पता चलता है जब की मिलाते हैं, अरे भाई ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, अरे यहाँ तो गड़बड़ हो गया। सो ये जो चीज है ना, ये टेंडेंसी बदलिए क्वेश्चन को बहुत ही कंसंट्रेशन से, चाहे वो एक बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि अपना जो वीकेस्ट एनिमी होता है वो क्या होता है, वन लाइनर्स है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, अपने बिगेस्ट एनिमी को आप एकदम डिफीट कर जाएंगे एग्जाम में। तो आप देखिए कि हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड ऑकर इन बे ऑफ बंगाल, हडसन बे, बे ऑफ फंडी और बे ऑफ बिस्के। बताओ, है ना, किसके, बे ऑफ बिस्के। बताओ, यहां पर 39 का 3 दिया है नीतू जी ने, संजू जी ने भी दिया है सी, देवाशीष दे ने भी दिया है सी। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस टाइम यू हैव बीन मतलब कॉशियस अबाउट दिस। बे ऑफ फंडी, बे ऑफ फंडी जो है ये आपका क्या है, हाईएस्ट टाइड है इन द वर्ल्ड। तो 39 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, बे ऑफ फंडी है। अब बे ऑफ फंडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता चले। पहले तो बता दो बे ऑफ फंडी है कहां, बे ऑफ फंडी है कहां पर, आपके कनाडा के कोस्ट पे है कि नहीं है। सो आप देखो कि हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड ऑकर एट द बे ऑफ फंडी, ये आपके नोवा स्कोटिया, कहां पर है बोलो, नोवा स्कॉटिया, नोवा स्कॉटिया, जो कि कहां पर लोकेटेड है, आपके कनाडा। कनाडा में कौन कौन जाना चाहता है, कनाडा, तो कनाडा में है ये, ठीक है। और आपके 15 से 16 मीटर की हाइट है इसकी। 2 टाइड्स आपके आती हैं हाई और 2 ही आती हैं आपकी लो टाइड्स, रफली 24 आवर्स के अंदर में ऐसा होता है, ठीक है। और आपके विद इन जो है अबाउट 6 आवर्स के अंदर में एक टाइड आपकी फ्रिक्वेंटली आती रहती है। चलो, जब इतना पढ़ लिया आपने तो आगे का आप पढ़ेंगे, मैं आशा करता हूं एक्सप्लेनेशन में। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहां बता दो द नॉर्मल इंटरवल बिटवीन योर स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। ये क्वेश्चन जो सही बताएगा वो आज का खिलाड़ी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, खिलाड़ी, एकदम खिलाड़ी। द नॉर्मल इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग टाइड्स एंड द नीप टाइड्स। कनाडा से दुश्मनी चल रही है, ये तभी तो बात है कि कोई भी कनाडा जाना नहीं चाहेगा। ये बात हुई ना नीतू जी कि भैया कनाडा से अभी आजकल थोड़ा सा 36 का आंकड़ा चल रहा है ना। कनाडा थोड़ा सा जो है रोग हो चुका है, इंडिया की पावर को जो है हल्के में ले रहा है। ये जानता नहीं है भैया ये मोदी का देश है ना। यहां पर इंडिया की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों ही बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। Yes, definitely, immensely. We are proudly saying that India has become one of the superpower at this moment. Yes, India has a greater say in the global forums, है ना। फिर कनाडा क्या चीज है उसके आगे, है कि नहीं। चलो, 40 का 3 बहुत अच्छे। सौरभ मंडल ने 40 का 3 दिया है, देवाशीष ने उसका उनका कॉपी कर लिया है और 3 दे दिया है, संजू सौ ने भी सी दे दिया है, नीतू ने भी सी दे दिया है और पलाश ने भी सी दिया है। तो देखें इसका आंसर क्या होगा, बिटवीन योर स्प्रिंग टाइड, बिटवीन योर स्प्रिंग टाइड एंड व्हाट, बिटवीन योर स्प्रिंग टाइड एंड दिस। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है वो आपका क्या होगा,
नॉर्मल इंटरवल्स बिटवीन योर स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड्स के बीच में आपके क्या होता है, एक क्वार्टर का जो है चेंज होता है। तो यहां पर आपके नॉर्मल इंटरवल स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बीच का पूछ रहा है, एंड इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी योर सॉर्ट ऑफ 7 डेज। 7 डेज होगा। एक क्वाड्रेचर का पूछ रहा है, ये एक क्वाड्रेचर का, कंप्लीट साइकिल की बात नहीं कर रहा है, एक क्वार्टर की पूछ रहा है, क्वार्टर की पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट वुड बी 2। बहुत अच्छे। ये किसने आंसर दिया है भैया, चिराग बादशाह ऑफिशियल। ये देखो यहां बादशाह भी देखो खिलाड़ी बन के आ चुका है, लास्ट में आ करके एकदम सिक्सर मार दिया है। 7 डेज जो है दैट वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि सन, द अर्थ एंड द मून कम्स इन द पोजीशन ऑफ क्वाड्रेचर, यानी कि आपके राइट एंगल पे ऑन 7th डे ऑफ एवरी फोर्टनाइट, यानी कि आपके नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड जो है, नीप टाइड यानी कि स्प्रिंग टाइड वेरी हाई टाइड और नीप टाइड है, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है वो कितना होता है बंधु, 7 डेज। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट कोई नहीं करेगा। सर एक्सप्लेन कर दिए, यहां पर क्वाड्रेचर है। आप देखिए कंप्लीट साइकिल आपका जो है उसके अंदर में हाफ, एवरी 14th डे आपका न्यू मून आता है, एवरी 14th डे न्यू मून आता है, लेकिन एक नीप टाइड और एक स्प्रिंग टाइड के बीच में आपका कितना, एक क्वाड्रेचर का डिफरेंस होगा, एंड दैट वुड बी व्हाट, हाफ ऑफ दैट इज 7। फटाफट से अपना ना आंसर जो है लॉक करते जाइए ताकि मजा आ जाए कि हाँ यार स्टूडेंट बड़ा अटेंटिव है और एकदम पढ़ने में जो है मजेदार है। ठीक है, फटाफट से एजर्शन की बात करते हैं। एजर्शन क्या है, इन द ट्रॉपिकल जोन्स, इन द ट्रॉपिकल जोन्स, ट्रॉपिकल जोन्स के अंदर में क्या एजर्शन बता रहा है, ये एजर्शन बता रहा है ईस्टर्न शोर्स ऑफ ओशियंस आर वार्मर देन द वेस्टर्न शोर्स। ठीक है, वेस्टर्न शोर से ज्यादा वार्मर होते हैं, वाइल इन द टेम्परेट जोन की बात करें, वेस्टर्न शोर्स आर ऑफ द ओशन आर वार्मर देन योर ईस्टर्न शोर। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द शोर्स इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय द ओशन करंट्स एंड प्रिवेलिंग विंड्स देन द लैटिट्यूड्स। दोस्तों यहां पर आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिलता है और बाइलिंगुअल कंटेंट आपको बहुत हेल्प करता है कैसे क्वेश्चन से डीलिंग में, मैकेनिज्म ऑफ डीलिंग जो है वो आपको पता चलता है, एक अप्रोच डिफरेंट होती है। ठीक है, उष्णकटिबंध में महासागरों के पूर्वी तट पश्चिमी तटों की अपेक्षा जो है अधिक गर्म रहते हैं, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में महासागरों के पश्चिमी तट पूर्वी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। बताओ फटाफट से आप आंसर दीजिए। ठीक है, इन तटों का तापमान अक्षांशों की अपेक्षा महासागरीय धाराओं तथा प्रचलित पवनों से अधिक प्रभावित होता है। यहां पर उस की पॉइंट को पकड़िए कि क्या है, तब आपको चीजें जो है समझ में आ जाएगी कि ओके फाइन, हियर वी गो, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन नीड टू बी रिजॉल्व। यहां पर आप देखिए की पॉइंट्स क्या है, एक आपका दिया हुआ ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन में क्या बोल रहा है, ईस्टर्न शोर्स ऑफ द ओशन आर वार्मर। अब आप मेरे को बताइए ट्रॉपिकल जो है जोन के अंदर में ईस्टर्न शोर वार्मर होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ। ईस्टर्न शोर जो है वो आपके वार्मर होते हैं कि नहीं होते हैं? यहां क्या गड़बड़ है, ईस्टर्न शोर, ट्रॉपिकल जोन में ईस्टर्न शोर वार्मर होंगे क्या? ट्रॉपिकल जोन में आपके देखिए जब आप इक्वेटर जायरे पढ़ते हैं तो जायरे जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर आप देखो ये आपका ये वेस्ट कोस्ट हो गया कॉन्टिनेंट का, सॉरी कॉन्टिनेंट का ईस्ट कोस्ट हो गया, दिस इज योर ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, दिस इज योर वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ये 0 डिग्री इक्वेटर की बात करते हैं, तो यहां से गर्म पवनें इधर आ रही हैं, यहां वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन होता है। जब वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन होता है तो वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन की वजह से कौन सा कोस्ट आपका तट गर्म होगा, ये इसका वेस्टर्न कोस्ट है ओशियन का यहां बोल रहा है ईस्टर्न शोर जो है वो वार्म होगा, ईस्टर्न शोर वार्म नहीं होगा, ईस्टर्न शोर नहीं होगा वार्म, आपका वेस्टर्न शोर वार्म होगा। और ये स्टेटमेंट गलत हो गई, और अगर ये स्टेटमेंट गलत हो गई तो आपका सीधा ही, और टेम्परेट जोन के अंदर इसका उल्टा होगा, टेम्परेट जोन में आपका जो है उल्टा होगा, आपका ईस्टर्न शोर गर्म होगा टेम्परेट में, क्योंकि वहां लेब्राडोर करंट जा रही है, लेब्राडोर करंट वार्म करंट है ना, यहां से आप देखिए इधर वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन की वजह से ये गर्म होगा। ए गलत हो गया, आर एकदम सही है, आंसर हो गया 4, दैट इज योर राइट आंसर इज 4। बहुत अच्छे, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो बहुत आसान सा प्रश्न है, लक्ष्य यूपीएससी, बिल्कुल डेफिनेटली आपका लक्ष्य भी यूपीएससी लग रहा है। बहुत अच्छे हामिद, 4 का डी, 41 का डी, बहुत अच्छे, क्वाइट ए गुड आंसर। यहां पर आप देखिए सन एंड द मून आर एट राइट एंगल्स विद द अर्थ, फिर आपका बात है सन एंड द मून
एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, मून जो है आपके नियरेस्ट टू द अर्थ है और जो मून है इट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, तो बताओ स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, अपोजियन टाइड या फिर पेरिजियन टाइड? फटाफट से बताएं, हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में देख लिए। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीधी रेखा में सिजिगजी जिसे हम बोलते हैं, राइट। और चंद्रमा पृथ्वी में समीपस्थ स्थिति में है, बहुत नजदीक में है, और दूरस्थ स्थिति में है। सो आप देखो कि पेरिजी बोलते हैं तो पास बोलते हैं, पेरिजी बोलते हैं तो पास बोलते हैं। और आपकी जो पेरिजी है वो कौन सी है? पेरिजी पोजीशन जो है वो आपकी पेरिजियन जो है नियरेस्ट होगी, तो ये आपका क्या होगा? सी का 4 यहां पर आ गया, सी का 4, ठीक है। उसके बाद में द मून इज द फारदेस्ट जो होता है वो क्या होता है? अपोजियन, ठीक है। तो डी का 3 आ गया। यहां वैसे सी का 4 एक ही है, बाकी सब तो गड़बड़ है। अब आप देखो ए का 2 नीप टाइड होती हैं, जो नीप टाइड में आपके क्वाड्रेचर्स पे होती हैं, राइट एंगल्स पे होती हैं, राइट। और एक सेम लाइन में कौन से होती हैं? सिजिगजी में होती हैं, वो आपकी कौन सी है? स्प्रिंग टाइड। तो आंसर क्या होना चाहिए? 1 वुड बी द आंसर। क्या होगा इसका आंसर? एक वुड बी द राइट आंसर। वेरी गुड हामिद, 42 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हम्बोल्ट करंट फ्लोज अलोंग, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, वेरी इजी क्वेश्चंस। सेशन के लिंक को शेयर करते जाएं। हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है, बताओ, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बताएं। चलिए और आप बताइए नेक्स्ट कौन सी यूनिट करना चाहेंगे आप? इसके बाद में नेक्स्ट कौन सी यूनिट करना चाहेंगे आप? बताइए, ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हम्बोल्ट करंट फ्लोज अलोंग वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। आंसर बताएं। हम्बोल्ट, पेरू करंट भी बोलते हैं इसको हम, पेरू करंट भी बोलते हैं। ये क्या है? एक कोल्ड करंट है, ये क्या है आपकी? एक कोल्ड करंट है, और ये आपके साउथ अमेरिका के कोस्ट पर होती है, तो डेफिनेटली साउथ अमेरिका के कोस्ट पर तो है। अब साउथ अमेरिका के किस कोस्ट पे होती है? आपके साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर होती है, ठीक है, या वेस्टर्न कोस्ट पे? वेस्टर्न कोस्ट पे होती है ये आपके किस पे होगी? वेस्ट कोस्ट पे होगी, राइट। हम्बोल्ट करंट आपके पेरू और चिली के एकदम साइड में होगी, दैट इज योर वेस्ट कोस्ट पे। यहां पर आप देखिए डायग्राम में, ये रहा आपकी जो पेरू करंट है, ये आपके वेस्ट कोस्ट पे होगी। दिस इज योर वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका इटसेल्फ, ठीक है, जहां पर आपकी होगी। तो ये क्या होगी? आपकी पेरू करंट। और पेरू करंट को यहां आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, रिप्लेस करती है कौन सी? रिप्लेस करती है आपकी अल नीनो, राइट। चलिए नेक्स्ट देखें। व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोक्लाइन इन द ओशंस? थर्मोक्लाइन, ये मैं आपको देखो कितनी बार रिकरिंग टॉपिक है। रूबी वेरी गुड। महासागरों में ताप प्रवणता परत जो का मुख्य अभिलक्षण क्या है? बताइए। इट इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द वार्म वाटर इन विच टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट इक्वल एट ऑल डेप्थ्स, ठीक है। टेम्परेचर इज लो in this layer, rises with increasing depth. Temperature is low in this layer but does not rise with the increasing depth. और बताइए temperature in this layer falls rapidly with increasing depth. कौन सा होगा? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन और पाइक्नोक्लाइन। ये तीन रेखाएं 300 से 1000 मीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं जिनको आपको याद करवाई हुई है मैंने, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? देयर इज अ सडन ड्रॉप होता है, सडन ड्रॉप है, फॉल है, रैपिडली फॉल होता है इंक्रीजिंग डेप्थ के साथ में। किसका? तापमान का, टेम्परेचर का। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर टू दिस? इट वुड बी योर 4 वुड बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन क्या है? एक लेयर है ऑफ वाटर बिटवीन डेप्थ जोन क्या है? 300 से 1000 मीटर। यहाँ रैपिड शार्प चेंज होता है टेम्परेचर का विद द वर्टिकल सी, और देयर इज अ रैपिड फॉल, ठीक है। इसी तरीके से हेलोक्लाइन होती है फॉर योर सैलिनिटी एंड पाइक्नोक्लाइन इज फॉर योर डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार क्वेश्चन, यानी कि आ सकता है आपके किसी भी एग्जाम में। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन द ओशन। डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में है ना, आपको सॉल्ट्स का बताना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट। इस तरीके से आप देखिए। साबिया मंसूरी जी नमस्कार,
कैसे हैं आप? फटाफट से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 45 का ही। सुष्मिता मौर्य जी नमस्कार। क्या होगा आंसर 45 का? आंसर दिया है हामिद ने ए, सुष्मिता मौर्य ने दिया है ए। चलो देखें तो जरा, सोना मामा का पोता, सोना मामा का पोता है क्या? देखो क्लोराइड वाले सबसे पहले होंगे, ये देखो क्लोराइड वाले सबसे पहले होंगे। वैसे ही बोलो सोना मामा इज यार सोडियम क्लोराइड आएगा सोना मामा, ठीक है। सोना इज NaCl, मामा इज योर मैग्नीशियम वाले आ जाएंगे क्लोराइड। तो आप देखो कि क्लोराइड वाले आ गए। यहां पर तो मैग्नीशियम सल्फेट है तो हटा दो, यहां पर मैग्नीशियम सल्फेट सेकंड पे हटा दो, यहां पर मैग्नीशियम सल्फेट सेकंड पे हटा दो। एलिमिनेशन अप्रोच से सिर्फ एक ही बचता है, दैट इज योर सोना मामा का पोता। मामा इज मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, का इज कैल्शियम। ये ट्रिक है याद कराने की, तो ये याद रखेंगे आप। देखो मैं आपको बताऊंगा, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक मामा है, कौन से मामा है? सोना मामा का। अब देखो क्लोरीन वाले सबसे पहले आ जाएंगे, इसीलिए सोना मामा का। तो NaCl आ गया, मामा इज योर, मा इज फॉर मैग्नीशियम, उसके पीछे क्लोरीन लगा दो। मामा दूसरे मामा हैं, वो है सल्फेट वाले मामा, क्लोरीन वाले मामा पहले आ गए। तो सोना मामा का इज योर कैल्शियम। अब देखो सल्फेट वाले सारे हैं, मामा और का दोनों आ गए साथ में सल्फेट, ठीक है। पोता इज योर पोटेशियम, पोटा ये भी सल्फेट, सारे सल्फेट खत्म हो गए, ठीक है। पोता का क्या है? इज योर कैल्शियम। अब ये कैल्शियम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। मैं क्या हूं? मैं उसका क्या हूं? फ्रेंड हूं। जैसे आप लोगों का फ्रेंड हूं, वैसे ही सोना मामा का पोता का मैं क्या हूं? फ्रेंड हूं। दैट इज द ट्रिक टू रिमेंबर। आई एम ऑल्सो गुड साबिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए वुड बी द राइट आंसर। अलूशियन ट्रेंच इज लोकेटेड इन, बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वाइट एन इजी क्वेश्चन अगेन। बिल्कुल, ईस्टर्न इंडियन ओशन, साउदर्न पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन या फिर वेस्टर्न इंडियन ओशन, बताओ। ये आपके कहां लोकेटेड है? 46 का सी, हामिद अंसारी ने बताया सी। हामिद अंसारी नहीं, हामिद सॉरी, आई एम सॉरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम याद आ गया, है ना। दैट्स अ ब्यूटीफुल नेम, हामिद। रूबी सिंह ने भी बताया है सी। कैसे होगा सी, बताओ। बिल्कुल सही, एकदम सी ही होगा। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है अलूशन, है ना। अलूशन हाई प्रेशर बेल्ट्स में भी बताया था मैंने आपको, और अलूशन ट्रेंच ये आपके क्या है? एकदम सही है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में होगा। ये देखो यहाँ पर आप ट्रेंचेस देख लो, अलूशन ट्रेंच है यहाँ, ये आपके कुरेल ट्रेंच आ गई, फिर आपके ये जापान ट्रेंच आ गई, ये आपकी मरियाना ट्रेंच आ गई, ये सब पैसिफिक ओशन की है, नॉर्थ की। फिलीपींस ट्रेंच, मोस्ट ऑफ द ट्रेंचेस यहीं पे, कर्माडेक ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, हवाईयन प्लेटू भी यहीं पे है, अल्बेट्रॉस प्लेटू हमने कल क्वेश्चन किया था, आटाकामा ट्रेंच यहाँ पर है आपकी। सो ये सब जो हैं आपके कहाँ हैं? नॉर्थ पैसिफिक में है। सो नॉर्थ पैसिफिक का कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट। पैसिफिक ओशन के अंदर में है, नॉर्थ में, बिल्कुल साबिया। अब देखिए, द हाईएस्ट सैलिनिटी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज फाउंड बिटवीन, हाईएस्ट सैलिनिटी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, नेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर में आता है, पीजीटी में आता है, आपको बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कंसेप्ट की क्लैरिटी इज मस्ट, और कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए ही रामास गुरुकुल आपके लिए जाना जाता है, ठीक है। We believe in conceptual clarity. We believe in reading the books, reading between the lines. ठीक है, आप देखो कि 5 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 10 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 40 से 55 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नाउ टेल मी, हु इज गोइंग टू टेल मी द राइट आंसर फॉर दिस? 47 का आंसर दिया है किसने? हामिद ने आंसर दिया है बी, और डिलीट कर दिया है, चलिए डी, साबिया, सुष्मिता जी ने डी दिया है, साबिया ने बी दिया है। आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ में, दैट्स क्वाइट अ गुड थिंग साबिया जी, दैट यू आर रिवाइजिंग इट टुगेदर। नाउ सी, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि एक्सप्लेनेशंस आर मेंट फॉर दैट इटसेल्फ। एक्सप्लेनेशंस इसलिए लेकर के आते हैं कि आपका जो है
एकदम सही से रिवीजन हो जाए। और क्या आंसर होगा इसका? 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ। अब ये देखो, ये नेट में आपका क्वेश्चन आया था, ये नेट का ही एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जहां बताया क्या हाईएस्ट सैलिनिटी ऑब्जर्व किसके बीच में की जाती है? 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में, बिकॉज जोन इज कैरेक्टराइज बाय व्हाट? हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पर, हाई रेनफॉल, हाई इवेपोरेशन होता है और सिग्निफिकेंटली लो रेनफॉल होती है। तो एट ट्रॉपिक्स सैलिनिटी इज हाई, किसी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल की वजह से, रिवर का डिस्चार्ज की वजह से है। और आप देखो कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी मेजोरिटी ऑफ द सैलिनिटी 35 से 36 के बीच की सैलिनिटी आपको 40 डिग्री से 15 डिग्री नॉर्थ और आपके 10 डिग्री से 30 डिग्री साउथ के बीच में मिलती है। सो दैट्स क्वाइट हाई सैलिनिटी बिटवीन योर 20 से 40 डिग्री ट्रॉपिक्स के बीच में वाली सैलिनिटी। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मरीन रिसोर्स? इनमें से कौन सा मरीन रिसोर्स नहीं है? राइट, ये मिस स्टैक हो गया है हामिद, डेफिनेटली। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरीय संसाधन नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। अंकित मलिक, हेलो, हाउ आर यू? स्वागत है आपका रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करें। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मोनेजाइट और माइका। आप लोग बोलते हैं कि सर फ्री ही लेके आइए ड्रीम असिस्टेंट प्रोफेसर, तो देखो फ्री लेके आ गए हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए एवरी डे 9:30 लेकर के आ रहे हैं। वी आर ट्राइंग ऑन अ न्यू स्लॉट, टाइम स्लॉट, है ना, बिकॉज थोड़ा सा टाइम स्लॉट आफ्टरनून में आप लोगों के लिए कंसेप्ट क्लास के लिए निकालना है। तो 4 नवंबर से सोक्रेटिस बैच शुरू कर रहा हूं मैं। सोक्रेटिस यानी कि सुकरात, और हमारे यहाँ पर सोक्रेटिस डिफरेंट है ज्योग्राफी में, दैट इज योर सोशल, ओशनोग्राफी, देन आपका कल्चरल, देन आपका जो रीजनल प्लानिंग, देन आपका ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर। ये सारे जो हैं आपको कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा सोक्रेटिस बैच के अंदर में। याद रखना है, यूट्यूब पे एकदम फ्री। साबिया मंसूरी जी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी काफी सारे सेशंस करवा चुका हूं मैं ऑलरेडी, आई हैव टेकन इट। ये आपका क्या होगा आंसर? माइका। ऑलरेडी मैं जो है 100 से 150 क्वेश्चन आपके करवा चुका हूं इसके, ठीक है, और नेट के भी करवा चुका हूं। आप सेशंस देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मरीन रिसोर्स? तो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है और मोनेजाइट जो कि थोरियम का रिसोर्स है। माइका नहीं है। चलो ये देखो पॉपुलर थ्योरी है। हु प्रोपाउंडेड द स्टेशनरी वेव थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइड्स? टाइड्स की ओरिजिन। धर्म सिंह जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, आपका स्वागत है दौसा से। बहुत अच्छे, चलिए फटाफट से सेशन देखिए। इसके अंदर में हु प्रोपाउंडेड द स्टेशनरी वेव थ्योरी ऑफ ओरिजिन, बहुत सही है, वेवेल, गारिसन, हैरिस एंड स्टेलर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन देगा इसका आंसर? देखो आंसर भी दे दिया है साबिया मंसूरी ने, सी, हामिद ने सी, क्वाइट अ गुड थिंग। ये आपका सी ही आंसर है। आप लोगों का लॉक कर देते हैं R.A. हैरिस ने स्टेशनरी वेव थ्योरी दी थी। अब मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा जहां से आपकी सारे समस्याओं का हल टाइड्स की थ्योरीज का सॉल्व हो जाएगा। वो है ये इक्विलिब्रियम थ्योरी। किसने दी थी? सबसे पहली थ्योरी आई थी न्यूटन ने दी थी। कब दी थी बताओ, याद करो, मेरे साथ रिपीट करो, 1687। डायनेमिक थ्योरी किसने दी थी? लाप्लास ने दी थी। मेरे साथ रिपीट करो, कब? 1755 में। उसके बाद में प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी किसने दी थी? विलियम वेवल। वी विल प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, वी विल विलियम वेवल। 1833, याद करो, रिपीट कर रहे हैं 1833, द नंबर इज रिपीटिंग। स्टेशनरी वेव थ्योरी ये किसने दी थी? R.A. हैरिस ने। और कैनाल थ्योरी ये आपके संभावनाएं हैं, पूछी जा सकती है। G.B. एरी 1842 के अंदर में G.B. एरी ने ये थ्योरी दी थी। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल द 5 थ्योरीज रिलेटेड टू योर ओरिजिन ऑफ टाइड्स। चलो अब ये देखो, यहां पर तो आप आराम से मैच कर लोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साबिया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगुलास करंट, हम्बोल्ट करंट, कुरोशियो करंट और वेंगुला करंट। बताओ, ये तो सीधा मैच कर सकते हो, हिंदी दिखाने की आवश्यकता मेरे को नहीं लगता कि है, नाम ही बहुत है इनके तो आप लोगों के लिए।
तो यहां पर आप देखो कि साउथ इंडियन ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन। बताओ फटाफट से। सेशन के लिंक को थोड़े दोस्तों के साथ शेयर करो। इतनी भी कंजूसी क्या कर रहे हो, इस बार तो दिवाली है, फोड़ो ऐसा बम कि रामास गुरुकुल का जो है बेसिकली धमाका दूर तक सुनाई दे कि हाँ, रामास गुरुकुल के स्टूडेंट्स एकदम क्वालिटी कंटेंट को पढ़ रहे हैं और एकदम मजे से दिवाली मना रहे हैं। दैट हैज टू बी द स्पिरिट, राइट। सो अगुलास करंट, हम्बोल्ट करंट, कुरुशियो करंट और वेनगुलिया करंट। अभी हमने देखा था हम्बोल्ट करंट आपके क्या है, साउथ कहां पर है, साउथ अमेरिका के कोस्ट के ऊपर है, तो ये कौन से आ जाएगी, हम्बोल्ट करंट आपके साउथ पैसिफिक में आ जाएगी। फिर अगुलास करंट, अगुलास करंट आपके इंडियन ओशन के अंदर में आ जाएगी, ठीक है। ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4। उसके बाद में बेनगुइला, बेनगुइला आपके कहां पर है, बेनगुइला अटलांटिक ओशन के अंदर में है, अफ्रीका के कोस्ट के ऊपर है। सो ये आपके क्या हो गया, बेनगुइला साउथ अटलांटिक हो गया, और कुरुशियो ये आपके कहां हो गई, नॉर्थ पैसिफिक के अंदर में है, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे क्या कोई, सी का 3, सी का 3 और डी का 2, डी का 2। तो इसका आंसर क्या 1 होगा, 1 इज द राइट आंसर। ये कैसे गलत कर दिया भाई, हामिद पढ़ने में थोड़ा ध्यान दो, रिवीजन प्रॉपर करो। दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड इन द क्लास। कितनी बार करवा चुका हूं यार इन क्वेश्चंस को, ये तो इजी क्वेश्चंस हैं, लड्डू क्वेश्चंस हैं, और लड्डू छोड़ दोगे तो फिर भैया कैसे काम चलेगा। अमंग ओशियन डिपॉजिट्स ग्लोबिजेरिना ऊज, बताओ ग्लोबिजेरिना ऊज, ग्लोबिजेरिना ऊज, ये कल हमने किया था, प्रीवियस क्लास जो इससे पहले की हुई थी सेशन नंबर 4, उसके अंदर में किया था ग्लोबिजेरिना। मैंने आपको बोला था क्या लेना है आपको, DRS, और दूसरा क्या बोला था मैंने, CGP। ये दो आपके किस तरीके के हैं, ठीक है। एक आपका क्या है, सिलीसियस ऊज है, एक आपका क्या है, कैलकेरियस ऊज है। ये G स्टैंड्स फॉर ग्लोबिजेरिना। और ये किस प्रकार के हैं, ये किस प्रकार के हैं क्वेश्चंस बताओ, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक डिपॉजिट है, बायोजेनिक है, सी शोर है, या फिर टेरिजीनियस है। और ये मैंने आपको बताया था ये किस प्रकार के डिपॉजिट्स हैं, पैलेजिक डिपॉजिट्स हैं। और पैलेजिक किसके अंदर में आते हैं, पैलेजिक आपके किसके अंदर में आते हैं, दिस इज अंडर व्हाट, सेकंड जैविक। बायोजेनिक होते हैं, एक टेबल दिखाई थी याद करो, सबसे पहले लिखा था यहां पर बायोजेनस, बायोजेनिक, सबसे पहले बायोजेनिक क्या है लिखा, पैलेजिक। दूसरी आपकी कौन सी आ रही है, नेरेटिक। कैलकेरियस के मैंने 2 बताए थे, P और G। सिलीसियस के 2 बताए थे, R और D, DRS। याद करो यार, ऐसे मत चलो, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटोल्स एग्जिस्ट इन, बताओ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटोल्स कहां पर है, फटाफट से बताएं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटोल कहां पर है, क्या यार कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, ऐसे क्या, डांट लगाई है तो सही के लिए लगाई है, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। गलत बताओगे तो फिर गलत ही चलेगा ना। कहां पर होती है आपके, पैसिफिक ओशन के अंदर में सबसे ज्यादा एटोल्स होती हैं, एटोल्स। लक्षद्वीप इज एन ऑल्सो एटोल, याद रखना सबसे ज्यादा एटोल्स कहां होती है आपके, पैसिफिक ओशन के अंदर में। चलिए, एग्जामिनिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। फ्रिंजिंग रीफ्स cling to the margin of the land. Barrier reefs are separated from the land by lagoon. The Great Barrier Reef lies to the east of New South Wales. Atoll is a ring-shaped island. ये मैंने कल करवाया था बहुत अच्छे से एक प्रीवियस क्लास में, कंप्लीट डिटेल। यहाँ मैं आपको बिल्कुल शेयर नहीं करने वाला हूँ डिटेल, यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन शेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी क्लास में करवा चुका हूँ। तो पहले वाली क्लास में जाएंगे, उसको देखेंगे और वहां से देखेंगे कि मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, अब क्या गड़बड़ है, द ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है आपके, ग्रेट बैरियर रीफ न्यू साउथ वेल्स में है क्या, यही तो गड़बड़ है। गड़बड़ को पकड़ोगे तो सीधे पता चल जाएगा, बाकी सब एकदम सही। गड़बड़ क्या है, सी में ही खोट है, और अगर सी में खोट है तो सी को हटाओ, सी को हटाओ, पीछे क्या बचेगा भैया, एक ही बचेगा, ABD। क्या है, फ्रिंजिंग रीफ जो होती हैं वो आपके कोस्ट से लगी हुई होती हैं, और अगर बीच में लगून आ गया तो आपकी बैरियर रीफ बन जाएगी, है ना। और अगर ये लगून बीच में आ गया और पीछे सर्कुलर सारी हो गई तो वो आपकी क्या हो जाएगी, रिंग शेप हो जाएंगी, तो वो आपकी एटोल हो जाएंगी, है कि नहीं। चलिए फिर आप देखिए, एग्रे टाइडल बोर्ड, एग्रे टाइडल बोर्ड इज रिलेटेड टू द रिवर,
सेंट लॉरेंस रिवर, अमेजन रिवर, ट्रेंट रिवर या फिर साइन रिवर? एग्री। क्वेश्चन नंबर 54, बताएं आंसर। तो अगेन न्यू क्वेश्चन है ये। एग्रे टाइडल बोर इज रिलेटेड टू विच रिवर? क्या होगा इसका आंसर? ट्रेंट रिवर। ट्रेंट रिवर जो है उससे रिलेटेड है एग्रे, ठीक है। सो याद रखना है, न्यू क्वेश्चन है, जस्ट मेमोराइज इट। एकलव्य बैच यूजीसी नेट की तैयारी करनी है ज्योग्राफी में, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज बाइलिंगुअल, तो यहां पर आप जो है कोर्स लीजिए, ठीक है। पूरी डिटेल्स आपके पास में है, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। अगर बात करें कलाम बैच, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 से परेशान हो, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों ही शानदार तरीके से कंटेंट आप लोगों को यहां पर मिलेगा और आप कलाम बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए, प्रताप बैच के अंदर में एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम आपका कंटेंट मिलेगा, फ्री क्लास पीडीएफ भी मिलेगी और आपको 40+ कैसे स्कोर करना है ये भी बताया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, टॉपिकल वीकली टेस्ट होंगे, 5 यूनिट्स कवर होंगी दोस्तों, और शानदार तरीके से आपको मजे से सारी चीजें याद करवाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी और टेक्स्ट लिए जाएंगे। सो स्कोर वेल, ठीक है, एंड अचीव योर ड्रीम्स बाय डाउनलोडिंग रामास गुरुकुल ऐप। सवाल यह है क्या आपने रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड की? तो अभी जाकर के प्ले स्टोर पर रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और आसान से अपने कोर्सेज को भूगोल के सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज अक्सर क्लास लेने के बाद में स्टूडेंट कमेंट करना भूल जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है ना, वो बोलते हैं ना कि वो विनम्र निवेदन है कि भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, शिक्षक को ये बता दीजिए कि ये सेशन पसंद आया कि नहीं आया, और अगर आया है तो क्या शेयर किया, कितनों को किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना। लाइक किया कि नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए दमदार सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए रामास गुरुकुल। जय हिंद।